अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल वो लम्हे जो बीत गए आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है फातिमा हन्नान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो बहुत तेज़ भाग रहा था। अंधेरी रात में हर सू अंधेरे का राज था। सर्द रात और धुंध तो जैसे आज से पहले ऐसी कभी ना पड़ी होगी। कपकपा देने वाली ठंड थी। लोग अपने गर्म बिस्तरों में पड़े ठंड को भुला के गहरी नींद सो रहे थे। बस एक वो ही था जो हर चीज़, हर एहसास से बेनियाज पसीने में शराबूर भाग रहा था। पसीने की लहर उसकी कनपटी से निकलती अब उसके सारे जिस्म को भगो रही थी। उसको अपनी बंद मुट्ठियों में भी नमी महसूस हो रही थी। अंधेरे ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था और उसके ऊपर धुंध अजीब खौफ पैदा कर रही थी। वो आंखें बंद करके तेज भाग रहा था। उसके पांव छल होने लगे थे। खून तो जैसे उसकी रगों में मुंजमद होने लगा था। वो थक चुका था, लेकिन चाहते हुए भी वो अपने कदम रोक नहीं सकता था। उसे ट्रेन की आवाज़ अपने करीब सुनाई दी। उसके भागते कदम अब रुकती ट्रेन की तरह आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगे थे। उसका दिमाग काम करने लगा था। वो कहाँ है? उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके आसाब ढीले होने लगे थे। अशर, अशर, उसे किसी ने आवाज़ दी थी। वो जानता था वो पुकारा जाएगा, उसका नाम लिया जाएगा। यही तो हो रहा था उसके साथ। वो फौरन पलटा था। अपनी आंखों से वो अंधेरे को चीरते हुए आवाज़ की सिमत देखने की कोशिश कर रहा था, और फिर एकदम अंधेरा मौदम हो गया। हर सू रोशनी फैल गई। वो अंधेरों से निकल आया। फरी, फरी, उठ जाओ यार, 4 बार उठाने आ चुकी हूँ। उठ जाओ, वरना तुम ख्वाब में ही शॉपिंग करना। हम चली जाएंगी बाजार। वो शॉपिंग का नाम सुनते ही बिजली की तरह उठी थी। अरे अरे, ऐसे कैसे चली जाओगी? फरी ने झट से आंखें मलते हुए निशा को कहा। तुम्हें सोते हुए छोड़ के और कैसे? निशा ने फौरन उसकी मलती हुई आंखों की तरफ इशारा किया था। फरी निशा की छोटी बहन थी और इनका एक ही भाई एहतशाम, जो इन दोनों से बड़ा था, जिसकी शादी की डेट तो फाइनल नहीं थी, लेकिन नवंबर महीना फाइनल था, क्योंकि उनका इरादा ज़्यादा दिन रखने का नहीं था। नवंबर के पहले हफ्ते की कोई डेट फाइनल करनी थी और अक्टूबर के स्टार्ट से ही तैयारियां हो रही थीं। फरी और निशा तैयार होकर नीचे आई और मिसेस इर्तज़ा हसन भी मुलाजमा को काम समझाती लाइट ब्लू सूट में तैयार खड़ी थी। मामा, आज किसकी शॉपिंग करनी है? फरी की नींद अभी भी नहीं उतरी थी। वो अंगड़ाई लेते हुए मिसेस इर्तज़ा हसन से पूछ रही थी। मामा, आज मेरी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर मेरे पेपर स्टार्ट हो जाने हैं, फिर मैं नहीं जा सकूंगी। फरी ने फारिया का जवाब सुने बिना ही फिर अपनी ही बात सुना दी थी। ठीक है, पहले तुम्हारी कर लेते हैं शॉपिंग, फिर मैं और निशा बाकी स्कूल से शॉपिंग करेंगे। फारिया ने जानबूझकर स्कूल पे जोर डाला था। हाओ, इसका मतलब मेरे साथ आप बेसुकून होती हैं और आप ही के साथ आपको सुकून मिलता है। मामा जानी, आप बेटियों में फ़र्क कर रही हैं। निशा और फारिया ने फरी के अंदाज पर कहका लगाया था। मुझे जलने की बू आ रही है। निशा ने भी फरी को चिढ़ाया। और आप लोग जो मर्जी कहें, मैं टलने वाली नहीं। फरी ने उनके मजाक को हवा में उड़ाया था। अच्छा अच्छा, चलो अब देर हो रही है। फारिया ने ब्राउन कलर का हैंडबैग उठाते उनको कहा और बाहर की तरफ चल दी, जहां ड्राइवर पहले ही उनके इंतजार में गाड़ी निकाले खड़ा था। वो उसके आईने की तरह शफाफ चेहरे पर नजरें जमाए सोचों में गुम था। वही हसीन उजला दमकता चेहरा जिसे देखते देखते दिल में सुकून उतर जाता है, और इस सुकून में वो झील सी बहती आंखें, जिनका अपना ही एक रंग था। गहरी नीली आंखें, उनके ऊपर पलकों की गहरी छांव, ऐसी छांव जो उसके दरियाए नील जैसी आंखों को ठंडा रखती थी। खूबसूरत चेहरे तो बहुत होते हैं, लेकिन हर चेहरे को खींचने की कशिश मुख्तलिफ चेहरों में होती है, और शायद उसके लिए वही चेहरा मुंतखब किया गया था। वो अपनी मुंतखब किए हुए चेहरे पे दिलो जान से फिदा हुआ था। ना जाने उसकी आंखों में कैसी कशिश थी, उस नाज़नीन को खबर तक ना हुई थी, और वो उसको अपनी आंखों के इशारों से नचा रही थी। वो उठती पलकों के साथ उठता और झुकती पलकों के साथ झुकता था। वो चाहती तो उसे सारी ज़िंदगी झुकाए रखती, वो झुका रहता। देखो यार कोमल, लोगों ने सारी चार्ट ख़राब कर देनी है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतनी मेहनत से डिज़ाइन किए थे। अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वो अपनी दोस्त अबीरा से क्लास फेलोज़ की शिकायत कर रही थी। बात करते करते जब नीली आंखें शहद रंग आंखों से टकराईं, पलकों में जुम्बिश हुई थी। आंखों ने आंखों के लम्स को महसूस किया था। शहद रंग को जैसे ठंडक मिली थी और वो खोया हुआ वापस अपने हवास में आया था। अबीरा के हंकारा भरने पे अजीम की महवियत टूटी। हेलो मिस्टर, क्या मसला है? घूर क्यों रहे हो? अबीरा ने अजीम को अपनी तरफ मुतवज्जो करके पूछा। मैंने आपको कब घूरा? अजीम ने दो टूक जवाब दिया। जो भी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास ख़त्म हो चुकी है। अबीरा उसके जवाब पे सिटपटा गई थी। अजीम ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। अजीम ने कंधे उचकाए। क्या नज़र नहीं आया? अबीरा उलझी थी। यही कि क्लास ख़त्म होने के बाद क्लासरूम में आना मना है, कहीं भी तो नहीं लिखा। अजीम के होंठों पर शरारती सी मुस्कुराहट उभर कर गुम हुई। चलो रुमैसा,
अबीरा उसके अंदाज पे झुल्ला उठी थी। 1 मिनट। अजीम रुमैसा की जाने बढ़ा था। रुमैसा के हवास भागता हुए अजीम झुका। मुझे बस यही चाहिए था। कैरी ऑन। वो वहाँ से बैग उठाकर सीधा हुआ और बाहर की जानिब चला गया। बदतमीज़, इसका एटीट्यूड देखो तुमने। अबीरा को अजीम के बिहेवियर पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। अच्छा छोड़ो, जाने दो, रुमैसा ने अपनी चीज़ें समेटते हुए कहा। तुम तो बस हर चीज़ को जाने ही दिया करो। वो रुमैसा पे गुस्सा निकालने लगी थी। उसी वक्त अबीरा के मोबाइल पे छोटी सी रिंग हुई। गाड़ी अंदर ही ले आऊं या बाहर तशरीफ लाना पसंद करेंगी? अबीरा मैसेज पढ़ते ही सारा गुस्सा भूल गई। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। जी आ रही हूँ, थोड़ा सब्र करें। अबीरा के चेहरे पे नागवारी की जगह मुस्कुराहट ने ले ली थी। आ गया है मौसूफ। आखिर लंदन ने इसे छोड़ ही दिया। लंदन ने छोड़ दिया या तुम्हारी याद ने रहने नहीं दिया? रुमैसा ने अबीरा की छोटी सी चुटनी काट कर छेड़ा था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अबीरा ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। चलें अब मैं ड्रॉप कर दूं? अबीरा ने रुमैसा को ऑफर की। नहीं यारा, आ जाएगा ड्राइवर अभी, थैंक्स। और मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं, रुमैसा ने अबीरा को जाते जाते धीरे से कहा। अबीरा बस देख कर रह गई। रुमैसा ने ड्राइवर को कॉल की, जो कि जवाब मौसूल नहीं हुआ। रुमैसा को किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। उसने जब अपनी दाएं जानिब देखा तो वो उसे ही देख रहा था। रुमैसा आगे बढ़ी थी जब उसे पीछे से आवाज़ आई। यूं ना ठुकराना किसी की बेजा मोहब्बत को, ये जालिम फिर मांगने से भी नहीं मिलती। वो सुन चुकी थी लेकिन पलटते बिना ही चली गई। जैन ने आते ही लाइट ऑन की थी। अंधेरा छट गया था। सख्त अंधेरे के बाद वो रोशनी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो पसीने में भीगा हुआ था। अशर उठो, मामा की तबीयत नहीं ठीक। जैन ने उसके उलझे से चेहरे को नोटिस किए बिना कहा। तुम जल्दी से मामा को लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अशर जैन की हदायत देते गाड़ी की तरफ लपका। सुंबल और जैन महरीन को पकड़े ला रहे थे। महरीन की तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। अशर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अशर नीचे उतरकर महरीन को सहारा देकर गाड़ी में बिठाने लगा और महरीन ने हाथ झटक दिया। वो इतनी तकलीफ में भी नफरत करना नहीं भूली थी। गार्ड गेट खोल चुका था। अशर ने अस्पताल की तरफ गाड़ी भगाई। महरीन का सर दर्द से फट रहा था। सुंबल सर दबाने की कोशिश में लगी थी। तुम्हारे बाबा ने कब आना है जैन? महरीन ने जैन से पूछा। जैन को कोई खबर नहीं थी। वो कल शाम तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, अशर ने किसी को भी मुखातिब किए बिना बताया। कुछ ही मिनट में गाड़ी अस्पताल के आगे रुकी। अशर ने अंदर दाखिल होते ही डॉक्टर मूसा का पता किया। वो जा चुके थे। डॉक्टर राहील मौजूद थे। उन्होंने इमरजेंसी में महरीन का चेकअप किया। डॉक्टर ने परेशानी जाहिर की और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट अगले दिन आनी थी लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके वक्ती तौर पर मेडिसिन दे दी और डॉक्टर ने अशर को हदायत दी के भेज दिया। वो सब वापस घर पहुंचे तो तहज्जुद का वक्त हो गया था। अशर ने अपने रूम में आके वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज अदा की और छत पे खुले आसमान तले आके बैठ गया। जब फजर की आज़ान की आवाज़ उसके कान में गूंजी, उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी। उसे अपने अंदर सुकून और इत्मीनान उतरता महसूस हुआ। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान है। वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता। उसने मुझे भी अकेला नहीं छोड़ा। किस मकसद के लिए ही वो मुझे दुनिया में लाया है। बेशक उसने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। मैं तो फिर उसका बंदा हूँ। अल्लाह मेरे दिल को ऐसा सुकून ना देना कि मैं तुझे भूल जाऊँ। हमेशा अपने दर पे भटकता रखना, आमीन। अशर की रोज़ की रूटीन थी। वो तहज्जुद के बाद छत पे आ जाता, फजर वहीं पढ़ता। उसे अल्लाह का बनाया हुआ ये मंजर बहुत पसंद था। वो बहुत इन्हमाक से देखता कैसे रात दिन में बदलती है, कैसे सितारों और चाँद की रोशनी दिन के उजाले से खफा होती है। उसके दिल में एक नई उम्मीद उभरती कि बेशक वो हर चीज़ पर कादिर, उसकी तकदीर भी बदल देगा। एहतशाम भाई, आप भाभी को कब शॉपिंग पे लेकर जा रहे हैं? फरी लाउंज में बैठी अपनी फ्रेंड से बात करके फ्री हुई जब एहतशाम घर दाखिल हुआ। पता नहीं कल से बात नहीं हुई। जाओ पानी ला के पिलाओ, आते ही सवाल शुरू कर देती हो। एहतशाम अभी ऑफिस से आया था और फरी शुरू हो गई थी। शकीला आपा भाई के लिए जूस ले आई। फरी ने वहीं से मुलाजमा को आवाज़ लगाई। खुद भी हिल लिया करो, मोटी होती जा रही हो बैठ बैठ के। भैया, फरी मोटी नाम से चिड़ी थी और एहतशाम को उसको चिढ़ाने से जैसे राहत मिली थी। तुम पूछ लो अपनी भाभी से कब जाएंगी मोहतरमा मेरा कबाड़ा करवाने। मुलाजमा जूस ले आई थी। एहतशाम ने जूस की चुस्की लेते हुए अल्फाज अदा किए। भैया आप ना अल्फाज ना बोला करेंगे वाले, फरी ने अपनी भाभी के हक में खफा होते कहा। इसमें ना अहल वाली कौन सी बात है? एहतशाम ने उसकी बात पर कहका लगाया। तो और क्या ना अहल ही है। अभी भाभी आई भी नहीं और आपको खर्चों की पड़ गई। अभी सोच ले, फिर अभी तो टाइम है। फरी ने एहतशाम को खबरदार किया। अब क्या सोचना, अगर यहाँ ना करवाई तुम लोग कहीं और शादी करवा दोगे और फिर तुम तो कहती फिरोगी कि एक ही भाई है मेरा, उसने भी शादी नहीं करवाई, हमारे शौक अधूरे रह गए और फिर मुझे ऐसा रिश्ता भी ना मिले। इससे बेहतर है अभी अपनी बलि दे दूं। एहतशाम ने फरी की नकल उतारी और बेचारा सा मुंह बनाया था। इसमें बलि देने वाली क्या बात है? हम आपको मजबूर तो नहीं कर रहे, आप नहीं दे अपनी बलि। वैसे भी सुमल भाभी इतनी प्यारी हैं, उनको तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाना है। और शुक्रिया अदा कीजिए मेरी मामा का, जिन्होंने इतनी प्यारी भाभी ढूंढ के दी।
फरी और एहतशाम एकदम पीछे से आई आवाज़ पे चौंके थे। फरी के चेहरे पे बहुत से रंग खिले थे। अस्सलाम वालेकुम। आहद के पीछे खड़ी सुमन ने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम खाला जानी, आइए बैठे। अस्सलाम वालेकुम। आहद ने फरी को सलाम किया जो एहतशाम से मिलने को बढ़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया खाला जानी आपका। एहतशाम ने सर झुका के दिल पे हाथ रख के सुमन को शुक्रिया कहा। किस लिए? सुमन ने बात को ना समझते सबकी तरफ देखा। अरे खाला जानी, आपने इतने नाकारा इंसान का इतनी अच्छी जगह रिश्ता जो करवा दिया, वरना कहाँ बेचारा मारा मारा फिरता। एहतशाम ने आंखों में बेचारगी भर के मुंह पे मासूमियत सजाए बड़ी रसानियत से कहा कि सबकी हंसी छूट गई। मेरे छोटे भाई ने जो कहा कि आपका शुक्रिया अदा करूं, तो मैंने सोचा पहले यही काम करूं। खाला जानी, भैया पे तो आपने एहसान कर दिया, लेकिन भाभी पे जुल्म किया आपने। सब फरी की तरफ मुतवज्जो हुए। अरे अरे, ये क्या बात हुई, कैसा जुल्म? सुमन ने भी उनकी नाअहल बातों में दिलचस्पी दिखाई। खाला जानी, वो ऐसे कि एक तो मेरा भाई कंजूस है, अभी शादी हुई नहीं कि जेब की फिक्र पड़ गई, और फिर अदाकारी तो आप देख ही चुकी हैं। भाभी भी कहेंगी कि बहुत ही ड्रामेबाज हैं ये तो। सब फरी की बात पे खुल के हंसे थे। मुलाजमा सबके लिए जूस और लाजमात ले आई थी। वो उनकी पुरानी मुलाजमा थी, इसलिए जानती थी कि किसके आय पे क्या सर्व करना है। घर में खूब रौनक लग गई थी। और सुनाए खाला जानी, कैसी हैं आप? फरी सुमन की तरफ मुतवज्जो हुई। एहतशाम और आहत भी अपनी बातों में मगन हो गए। बिल्कुल फिट तुम्हारे सामने ये निशा और फारिया नजर नहीं आ रही, बाजार गई होंगी यकीनन। सुमन ने लाउंज में नजर दौड़ाई। जी बाजार गई हैं। आती हूँ मैं, फरी करके किचन की तरफ गई और किसी की आंखों ने उसका ताकुब किया था। फरी ने मुलाजमा को रात को खाने की हदायत दी और खुद लाउंज का रुख किया। आ जाएं खाला जानी, आ जाएं, आप रूम में रेस्ट कर लें। फरी सुमन को साथ ले गई। रूम में आप रेस्ट करें, थक गई होंगी। अब आपकी तबीयत कैसी रहती है? फरी ने सुमन की तबीयत का पूछा। उनको 2 साल से शुगर हो गई थी, जिसकी वजह से उनको कमजोरी हो गई और टांगों में दर्द रहता था। जी बेटा ठीक है, शुक्र अल्लाह का, दवाएं लग गई हैं अब तो। अल्लाह पाक शिफा दे आपको, आमीन। चलें आप आराम करें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें। फरी ने जाते जाते पूछा। नहीं कोई नहीं, ओके कहते फरी दरवाज़ा बंद करके बाहर आई और मुलाजमा से सुमन के रूम में पानी रखने का कहती ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो घर पहुंची तो बाहर रश लगा था, देगें बन रही थी। उसके बाबा खुरम भी बाहर मसरूफ थे। लाउंज कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ें आ रही थीं। ड्राइंग रूम में भी मर्द हजरात बैठे। वो किचन में गई, वहाँ सब मुलाजमीन इंतहाई मसरूफ थे। कोई फ्रूट काट रहे थे, कोई जूस, ढेर सारा जूस बना रही थी, तो कोई बर्तन सेट करती। अस्सलाम वालेकुम बाजी, सब ने उसे देख के सलाम किया। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें बाजी, एक मुलाजमा आगे आई। वालेकुम सलाम, उसने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। हाँ बस पानी का गिलास दे दो बाजी, जूस पीने बन गया है। एक जूस बनाती मुलाजमा ने जल्दी से गिलास में डाला। उसने वहीं कुर्सी पे बैठ के पी लिया। बाजी, एक मुलाजमा ने उसे जाते हुए मुखातिब किया। उसका दुख चेहरे से झलक रहा था। बाजी आपको पता है आप बहुत सुंदर हैं। मेरी बेटी आपको देखती रहती है, जब मेरे साथ आती अब रोज़ आने की जिद करती है। रुमैसा फिर अपने लबों को उसके लिए हल्की सी जुम्बिश दी। मैंने तुमसे कहा था इसे स्कूल भेजा करो, वो बहुत अच्छा पढ़ेगी और स्कूल के बाद उसे ट्यूशन भी पढ़ा दिया करूंगी। रुमैसा ने उसे फिर से कहा। जी बाजी भेजूंगी। रुमैसा अपने रूम में आई। ज़ोहर का वक्त था। फ्रेश होकर लाइट येलो कलर का सूट पहना और वो बाहर आई तो उसकी आस्तीनें चढ़ी हुई थी। वो वजू करके आई। उसने मसला बिछाया और नमाज पढ़ने लग गई। नमाज के बाद सजदे में गिरकर अपने अल्लाह के आगे रोने लगी। उसे याद था जब भी वो उसकी बात ना मानती कैसे वो उससे रूठ जाता था और फिर रुमैसा को उसकी बात भी माननी पड़ती थी और होमवर्क भी करके मनाती थी। वो बहुत प्यार करती थी उससे, उसका लाडला था। राइमा उसके कमरे में आई। क्या हाल है मेरी शहजादी का? राइमा ने उसे लाड से अपने साथ लगाया। वो माँ के गले लग के फिर से रोने लगी थी। मामा वो क्यों छोड़ गया हमें? ऐसे ऐसे तो नहीं जाना था उसने, बहुत कुछ करना था ज़िंदगी में मामा। वो आंसू नहीं थमते थे जब भी वो उसे याद करती। जो चले जाते हैं वो लौट के नहीं आते, हौसला करो। हमें भी तो देखो, हमारे पास भी तो तुम ही हो। अब अपने बाबा को देखो, उनके लिए सब कुछ हो। संभालो खुद को हमारे लिए। राइमा कि खुद की हालत ख़राब थी। रो रो कर फिर भी वो रुमैसा को हौसला दे रही थी। माएँ अपनी औलाद को हर दुख से अपने आंचल में छुपा लेना जानती हैं। जो दुख उनकी किस्मत से जुड़े होते हैं वो उनको आने ही होते हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। उसे तो आजमाइश करनी होती है ना, अपने लिए नहीं अपने बंदे के लिए, ताकि उसका बंदा भी तो अपने खुदा से प्यार करे, अपना ईमान पुख्ता करे। खुदा तो अपने हर बंदे से प्यार करता है, लेकिन बंदों को खुद से प्यार करवाने के लिए उनको आजमाइश से गुजारना पड़ता है। वो तो गुनहगार बंदे की तरफ ज़्यादा देखता है कि कब वो उसकी तरफ कदम बढ़ाए, और वो एक कदम पे 2 कदम बढ़ाता है। चलो शाबाश, उठो और बाहर आओ, दुआ हो रही है, फिर खाना भी तकसीम करना है। आज का दिन इस घर के मकीनों पर भारी होता था। आज की रात कोई भी अपने कमरे में सोता नहीं था। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी तबीयत है आपकी? अशर रोज़ महरीन को सलाम करने आता और वो सिर्फ सलाम का जवाब देती। अशर फिर बाहर आ जाता रूम से। अशर भाई, मामा कह रही हैं लॉन्ड्री से कपड़े नहीं आए, उनका पता कर लें। अशर नाश्ता करके चाय पी रहा था। जाने से पहले बता दीजिएगा। महरीन अक्सर काम सुंबल से ही कहलवाती थी। ओके। मामा की तबीयत कैसी है? सुंबल। अशर ने महरीन के जवाब ना देने पे सुंबल से पूछा। जी भाई बेहतर है, अब तो शुक्र है। मामा की रिपोर्ट भी लानी है आज, सुंबल ने याद करवाया।
हाँ मुझे याद है, मैं काम से फ्री होके ले आऊँगा। रात को बाबा की भी फ्लाइट है, उनको भी लेने जाना है इंशाल्लाह। इतना कह के अशर गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आ गया। जैन उठ भी जाओ, सारे ही जागे हैं। रात को तुम अकेले नहीं, कॉल में अटेंड कर लो। जैन के फ़ोन पे मुसलसल चौथी बार किसी ने कॉल की थी और सुंबल उसे उठा रही थी। सुंबल महरीन को नाश्ता देकर मेडिसिन दे चुकी थी और अब कपड़े प्रेस करके रख रही थी जब एहतशाम की कॉल ना उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची थी। हेलो मोहतरमा, कहाँ गायब है आप? सुंबल के कॉल उठाते ही एहतशाम ने अपनी बात कही। अस्सलाम वालेकुम, सुंबल ने जवाब में सलाम कहा। ओह सॉरी, वालेकुम सलाम। एहतशाम ने कुछ शर्मिंदा होकर सॉरी कहा। क्या हाल है आपका? सुंबल ने नॉर्मल लहजे में पूछा। हम तो ठीक हैं, आप बताएं कहाँ गायब है? कहीं नहीं, बस मामा की तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ आंटी को? एहतशाम जरा फिक्रमंद हुआ। सुंबल ने तफसील से सारी बात बताई। ओह अल्लाह सेहत दे उनको, तुमने बताया ही नहीं। एहतशाम ने कह गिला किया था। बस परेशानी में याद नहीं रहा। मतलब जब आप परेशान हुआ करेंगी मुझे भूल जाया करेंगी क्या? अरे नहीं नहीं सॉरी, ये मतलब नहीं था मेरा। सुंबल ने जिद होते हुए कहा। अच्छा अगर ये मतलब नहीं था तो मतलब आप याद करती हैं मुझे? एहतशाम ने उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे छेड़ा। सुंबल उसकी बात पे चुपके से कॉल काट गई थी और वो खुश था। उसने एक लम्हे के लिए ही सही उसकी परेशानी कम की थी। वो सब मिलकर डिनर कर रहे थे। आहद, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? फारिया ने डिनर करते हुए आहद से पूछा। जी बस लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद अपना बिजनेस करने का इरादा है। अगर बाबा को मुझ में सलाहियत लगी बिजनेस करने की फिर ही इजाज़त देंगे। आहद ने एक नज़र उन से छुप कर देखती आंखों पर डाली थी और साथ ही घनी पलकों ने साया किया था नज़र पे। गुड, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। सबके लब हिले थे लेकिन जो धीमे से लब हिले आहद ने वही आवाज़ सुनी थी। मामा, सुंबल की मामा की तबीयत ठीक नहीं है, सुंबल बता रही थी। एहतशाम ने सबके सामने ही बताया था। शादी से पहले बात करने को उनके यहाँ मायूब नहीं समझा जाता था। फारिया और उसके शौहर सैफ दोनों ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की थी और उनको पुरइत्तेमाद बनाया था। क्या हुआ महरीन को? सुमन, फारिया ने सुमन से पूछा। उसे लगा सुमन को पता होगा। पता नहीं, मेरी तो 3-4 दिन से बात नहीं हुई। मुझे लगा बेटी की शादी है, मसरूफ़ होंगी। सुमन चूंकि महरीन की दोस्त थी, सुमन को सुंबल अच्छी लगी थी, इसलिए उसने एहतशाम के लिए प्रपोजल दिया था जो महरीन ने एक्सेप्ट कर लिया था। डिनर करके कॉल करती हूँ, फारिया ने कहा। मामा आप बात कर लें और जाके एक बार तबीयत का पूछाना और आंटी से पूछ लेना आपके वो सुंबल भाभी को शॉपिंग के लिए भेजेंगी या उनका नाप दे दें फिर। क्या ख्याल है? निशा ने फारिया और सुमन की राय लेने के लिए उनकी तरफ देखा। सही है, ऐसे कर लेते हैं, बात तो करके देखूं। ओके भाई, मेरा तो कल टेस्ट है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह, परी कहते हुए खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। मुलाजमा बर्तन उठाने लगी। एहतशाम और आहद बाहर घूमने के लिए निकले तो ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया। मौसम खुशगवार था, बादल भी घूम रहे थे। मौसम की सूरत हाल देख के भी वो दोनों गाड़ी के बजाय बाइक पे गए। निशा और फारिया सुमन को अब तक की शॉपिंग दिखाने में मसरूफ थी। ठंडी हवा ने विंडो में से कमरे की हर चीज़ को अपने होने का एहसास दिलाया था। निशा के अंदर थकावट की जगह अब तरोताजगी ने ले ली थी। वो जल्दी से काम निपटा के लॉन में रखी हुई चेयर्स पर आंखें मूंदे लंबी सांस लेती हवा को अपने अंदर उतार रही थी। ना जाने कब उसको नींद ने आगोश में लिया, उसे पता ही नहीं चला। फरीद छत पे रूम में वॉक करते टेस्ट याद कर रही थी जब उसने विंडो से झांका। नीचे लॉन में चेयर पर सोती निशा पर नजर पड़ी। उसे ऐसे सोई हुई अपनी बहन पे प्यार आया था। फरीद बुक हाथ में लिए नीचे पहुंची तो बारिश स्टार्ट हो गई। उसने जल्दी से आके निशा को उठाया। ओह पता नहीं कब नींद आई, मैं तो समझी ख्वाब में बारिश हो रही है। निशा बारिश और फरीद के उठाने पे हड़बड़ा के उठी। इट्स ओके, आप थकी हुई थी इसलिए नींद आ गई होगी, चलें रूम में जाके सो जाएं और तुम मुझे पढ़ना है अभी। ओके गुड नाइट कहते निशा कमरे में पहुंची तो नींद उड़ चुकी थी। उसने वजू किया, नमाज पढ़ने लगी। परी वहीं लाउंज में बैठी पढ़ रही थी। इंसान सारा साल अगर मेहनत कर ले तो ऐसे रातों को जागना ना पड़े। उसे अपने अकब से आवाज़ आई और पीछे मुड़े बिना ही वो आवाज़ पहचान गई थी। वो हॉस्पिटल पहुंचा। उसने लैब से रिपोर्ट्स ली। डॉक्टर राहील आज छुट्टी पे थे और डॉक्टर मूसा एक ऑपरेशन में मसरूफ़ थे। उसको ज़्यादा इन डॉक्टर्स पर यकीन था। उसने सोचा कि चलो कल आ जाएगा, रिपोर्ट्स तो मिल गई थी। उसने लॉन्ड्री वाले को कल की उसने भी कहा कल आपके कपड़े पहुंच जाएंगे सर। आज कोई काम भी नहीं निपट रहा था। उसने सुंबल को कॉल की और कपड़ों का बताया। फिर वो वहीं से फैक्ट्री का चक्कर लगाने चला गया। सब लोग अपने काम में मसरूफ थे। वो चेक करता हुआ किसी को हदायत देता। आज उसका दिल बहुत उदास था। वो जाके अपने ऑफिस में हिसाब किताब देखने लगा। हिसाब किताब का कुछ काम बाकी था। उसने कोई मसरूफियत मिलने पे शुक्र किया और काम करने लगा। शाम गए 5 बजे वो ऑफिस से निकला था। लंच उसने नहीं किया। ऑफिस से निकलकर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसने सीट से टिक लगाकर आंखें मूंदी थीं। अशर, उसने एक झटके से आंखें खोली। किसी निस्वानी आवाज़ ने उसे पुकारा। उसने आसपास नजर दौड़ाई, वहां आसपास कोई भी नहीं था। उसके दिमाग में फिर वो रात वाला ख्वाब आया था। उसने हर ख्वाब में इस निस्वानी आवाज़ को पीछा किया था। वो भाग भाग कर थक जाता और वो आवाज़ गायब हो जाती। वो घर पहुंचा तो सुंबल से चाय बनाने को कहा। आपने लंच किया है? सुंबल उसकी आदतों से वाकिफ थी। नहीं,
अशर भाई ऐसा कब तक चलेगा? आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? रखता तो हूँ। अशर ने अपने ऊपर एक नज़र डाली। ओके, आप फ्रेश होकर आएँ, भूख लगी होगी आपको, मैं कुछ लाती हूँ। मामा कैसी हैं? अशर ने जाते जाते पूछा। जी ठीक हैं, उनकी फ्रेंड आई हैं, उनके पास बैठी हैं। ओके। अशर फ्रेश होके आया तो सुंबल चाय के साथ नूडल्स फ्राई कर चुकी थी। वो किचन में ही उसके पास आ गया था। सुंबल ने टेबल पे चाय और नूडल्स रखे और वो चेयर पे वाइट शलवार कमीज पहने आस्तीन ऊपर चढ़ाए, ब्लैक वॉच लगाए, उदास सा शहजादा लग रहा था। ब्लैक वॉच सुंबल ने उसे गिफ्ट की थी, तब से वही पहने रखता था। अशर भाई, आपको कोई लड़की पसंद करती है क्या? सुंबल ने अचानक सवाल किया था जिसपे वो बुरी तरह चौंका था। क्या मतलब? ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। लड़कियां ही आपको पसंद कर सकती हैं, इतने डिसेंट जो हैं। वो उसकी बात पे फिर मुस्कुराया था। बस कोशिश करके थोड़ा सा और मुस्कुरा लिया करें प्लीज़, सुंबल ने रिक्वेस्ट की थी। वो मुस्कुराया था। और हाँ, आप चाय मेरे हाथ की पीते हैं और खाना भी मुझसे लेते हैं, तो बाद में क्या करेंगे फिर? सुंबल ने एक मुश्किल सवाल उसे किया था। खुद कर लिया करूँगा। कुछ देर खामोशी के बाद उसने सोच के जवाब दिया। खुद कैसे करेंगे? मसरूफियत तो इतनी पाल रखी है आपने, इसलिए कह रही हूँ शादी कर लें। ओके, कर लूँगा। उसने सुंबल के आगे घुटने टेके थे। वैसे इसकी जान नहीं छूटने वाली थी, वो जानता था। एक हफ्ते से साइन ने स्पोर्ट्स बाइक की जिद लगा रखी थी, इसीलिए आज उसके बाबा खुरम ने उसे बाइक ला के दी थी और वो खुशी के मारे अपने बाबा के गले लग गया था। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट बाबा इन द वर्ल्ड। वो खुशी से चहक रहा था। लेकिन तुम्हें शराइत तो याद है ना? खुरम ने उसे चंद शराइत पे बाइक इसलिए ला के दी थी क्योंकि उनको लगता था कि अभी वो छोटा है, स्पोर्ट्स बाइक चलाने के काबिल नहीं है। लेकिन ये जो इकलौते होते हैं ये बात मनवा ही लेते हैं। तुम रात को बाइक नहीं लेकर जाओगे और तेज़ चलाने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे और वीकेंड पे चलाया करोगे बस। अगर मंजूर है तो बताओ। खुरम ने 20 साला साइम के सामने अपनी शराइत रखी। वो मान गया था और उसे यही खुशी थी कि उसे बाइक मिल रही है। बाइक आने के बाद वो अपनी पहली शर्त भूल गया था। वो रात को अपने फ्रेंड्स को एक महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए मदऊ कर चुका था और मिन्नत समाजत करके थोड़ी देर के लिए बाइक ले गया था। वो 5 दोस्त जब रेस्टोरेंट से बाहर निकले, रात के 9 बज रहे थे। अभी इतना टाइम नहीं हुआ, क्यों ना रेस लगाई जाए? उनमें से एक ने आइडिया दिया। नहीं, मैं बाइक तेज़ नहीं चला सकता, बाबा से वादा किया है। कुछ नहीं होता, चेक तो करें कितना तेज़ भागती है बाइक। डरो नहीं, दूसरे दोस्त ने हौसला दिया उसे। कुछ देर बाद वो सब रोड सेलेक्ट करके वहाँ कतार में लगे थे। 20 साला साइम के चेहरे पे परेशानी के असरात थे। वो ना चाहते हुए भी सेकंड नंबर पे बाइक पे बैठा सिग्नल के इंतजार में था। 1 2 3 गो। वो सब हवा की मानित वहां से निकले थे। बस एक रफ्तार जरा धीमी थी। 15 मिनट में उनको मुकर्ररा जगह पर पहुंचना था। 20 साला लड़का कभी चौथे कभी तीसरे नंबर पे था। 10 मिनट हो गए थे, 5 मिनट थे उनके पास। सबको देख के उसे भी जोश आया था। 12 मिनट हो गए थे, 3 मिनट बाकी थे। जैसे उसने रेस दी, उसका बैलेंस आउट हुआ था। निशा आपी, फरी ने कुछ सोचते हुए निशा को मुखातिब किया जो सोने के लिए लेटी थी। निशा ने आंखें मूंदी जवाब दिया। अगर आपको कोई प्रपोज करे तो उसका अंदाज कैसा होना चाहिए? निशा ने फट से आंखें खोली कि फरी को देखा। ये तुम्हें रात को 11 बजे कैसी बातें सूझ रही हैं? आप यार बताएं ना, फरी ने इसरार किया था। पता नहीं, मैंने सोचा नहीं कभी। तुम बता दो, तुमने सोच रखा होगा सवाल जो किया है तुमने। फरी ने गहरा सांस लिया। कुछ डिफरेंट अंदाज हो, ये नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना, ये वो कुछ ऐसे अल्फाज हों कि कहने वाले पे प्यार आए ना आए, अल्फाज पे लाड ज़रूर आ जाए। फरी आज फुल फ्रेश मूड में थी। और वो कैसे अल्फाज होने चाहिए मोहतरमा? निशा कोनिया बेड पे रखे, हाथ अपने गालों पे रखे उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। जैसे फरी कुछ सोच रही थी। बारिश हो रही हो, बारिश की टिप टिप गिरती बूंदें एक ओरिजिनल म्यूजिक सुना रही हो। मिस निशा, क्या तुम अपनी किताबों पे अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखना पसंद करोगी? क्या तुम सजदे में खुदा से मेरा साथ मांगना चाहोगी? फरी निशा की आंखों में आंखें डालते हुए सीरियस होकर पूछ रही थी। नहीं। निशा की हंसी निकल गई थी। क्या आप ही? आप कुछ नहीं, अल्फाज का जो मुंह में आया बोल दिया बस। हाँ, लेकिन वक्त इजहार के दौरान बारिश ज़रूर हो रही हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तो लगता है जब कोई दिल तोड़े तब बारिश ज़रूर हो रही हो, क्योंकि जब आंखों से आंसू गिरते हैं तब बारिश भी साथ हो तो बहुत सुकून मिलता है। बारिश में कोई आपके आंसू नहीं पहचान सकता। आंसू की बूंदें, बारिश की बूंदों में कोई फ़र्क नहीं है। रोते हुए जब बादल साथ दे दें तो दर्द खुद ब खुद हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा दुख बांट रहा हो। जैसे हमें दुख है वैसे ही इन बादलों को भी है। निशा कहीं खोई हुई थी। आप ही कुछ हुआ है क्या? फरी ने गौर से निशा की तरफ देखा। नहीं तो क्यों? निशा एकदम चौंकी थी। फिर आप इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रही हैं? फरी ऐसा आवाज़ में ऐसे बोल रही थी जैसे कोई राज की बात कर रही हो। निशा को उसके अंदाज पे हंसी आई थी। चलो अब सोचा, बहुत टाइम हो गया है। निशा करवट लेकर आंखें मूंद गई थी और फरी किसी सोच में बैठी थी। फारिया, मैं चाहती हूँ फरी और आहत की भी मंगनी कर दें। एहतशाम की शादी के साथ ही सुमन और फारिया ने 3-4 साल से सोच रखा था। खुरम और सुमन के शौहर वहाब को भी कोई एतराज़ नहीं था। सब जानते थे, बस फरी के अलावा आहत की पसंद भी शामिल थी। ठीक है, लेकिन अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें दोनों।
अरे फारिया पढ़ते रहेंगे, अच्छा है इनको भी अभी पता चल जाए, वरना तुम्हें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के हालात का पता है, फिर अगर मेरे बेटे ने कोई और पसंद कर ली तो मुझे ना कहना फिर। आहत ऐसा नहीं है सुमन। फारिया ने आहत की साइड ली। ऐसा वैसा होने का पता नहीं चलता। अब हम उनके बारे में सोच रखा था, आहत को पता भी नहीं था, फिर भी बीच बीच में ही फरी को पसंद कर बैठा। ये तो शुक्र है फरी को ही पसंद किया है, वरना मेरे लिए तो मुश्किल हो जानी थी। लेकिन मैं सोच रही थी निशा का पहले हो जाता, कहीं वो बड़ी है फरी से। कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह निशा का भी अच्छी जगह हो जाएगा, परेशान ना हो तुम। अब ये मामला तो निपटा लेते हैं, क्या ख्याल है? सुमन ने फारिया की राय ली। ठीक है, एक बार खुरम से बात करके बताऊंगी, उनकी राय भी तो ज़रूरी है ना। हाँ ठीक है, पूछ लो खुरम से। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? कैसा सफ़र गुजरा? अशर एयरपोर्ट पे अपने बाबा को पहले ही लेने पहुंचा हुआ था। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। उन्होंने अपने बेटे का माथा चूमा था। मेरा बेटा कैसा है? जी बाबा मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी मामा की तबीयत कैसी है अब? वो पहले से बेहतर है। आपकी मीटिंग्स कैसी रही? फिर वो दोनों काम की बातें करते घर पहुंचे। 10 बज रहे थे, सबने मिलकर खाना खाया। जैन बेटा आपकी स्टडी कैसी चल रही है? जी बाबा बिल्कुल ठीक। तुम्हारी मामा की रिपोर्ट्स मिल गई अशर? जी मिल गई, बस डॉक्टर को चेक करवानी है। ओके। और सुंबल की शादी की तैयारी कहाँ पहुंची महरीन? थोड़ी ही रहती है, बस कल से हम बाज़ार जाएंगे, तबीयत की वजह से जा ही नहीं हुआ। ठीक है अशर, तुम इनको बाज़ार ले जाया करना, काम मैं देख लूँगा। तुम शादी की तैयारी करवाओ। और जैन तुम फ्री बस दोस्तों के साथ ना फिरते रहा करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो। मुझे तुम्हारी सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, आई समझ? जी बाबा, जैन ने बड़ी शराफत से जवाब दिया था। सब गपशप करके अपने अपने रूम में चले गए और अशर लॉन में अकेला बैठा था। वो उदास बैठा सितारों की तरफ देखता, किसी सोच में गुम था। आज बाबा के गले लग के खूब रोने को दिल कर रहा था। उसका वो सारी घुटन बाहर निकाल देना चाहता था। वो खुश रहना चाहता था, लेकिन खुश रहना किसी के बस में तो नहीं होता। ये तो ज़िंदगी के हाथ में है, वो जब चाहे हंसा दे, वरना सारी ज़िंदगी खुशियों की चौखट पे बिठाए रखती है। तो क्या वो सारी ज़िंदगी अपनी खुशियों की तलाश में भटकता रहेगा? उसने अपने दिल से सवाल किया था कि अचानक किसी की आहट पे वो चौंका था। बाबा आप आइए बैठें, तबीयत ठीक है ना? सोए नहीं आप? अशर ने एक ही सांस में सवाल कर डाले थे। ठीक हूँ बेटा। सोए तो तुम भी नहीं? पूछना तो मुझे चाहिए। जी बस सोने ही जा रहा था, अशर ने नज़रें चुराकर झूठ बोला था, जबकि उसका सोने का कोई इरादा नहीं था। वो तो सोने से डरता था। एक पहेली थी उसके ख्वाब में जिसका उसे सिरा नहीं मिल रहा था। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं बाबा। अशर अपने बाबा को नहीं बताओगे? उन्होंने बहुत नरमी से पूछा था। कोई बात नहीं है, पता नहीं जब तुम छोटे थे तुम मेरे बिना सोते नहीं थे, डर जाते थे। सुकून से तुम सिर्फ मेरे साथ सोते थे, यही वजह थी। फिर भी मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती थी। तुम्हारी दादी अपने साथ लेटा लेती थी, मैं उठा के ले आता था सोए हुए को। तुम्हारी दादी कहती रहती बच्चा उठ जाएगा, सोया रहने दो, लेकिन मैं एक ना सुनता और फिर तुम्हें सीने से लगा के सुकून से सो जाता। और तुम भी सारी रात नहीं जागते थे। तुम मेरे साथ ऑफिस जाने की जिद करते थे, तब मैंने सोच लिया था कि पहले तुमसे पूछूंगा तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ के करवाऊंगा वही, लेकिन फिर मेरा दिल था कि तुम मेरे साथ ही रहो। देखो अब अल्लाह का शुक्र है तुम कहीं दूर नहीं गए, तुम मेरे पास ही होते हो। जी बाबा, मैं भी आपको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता। चलो फिर अब सोते हैं, तुम भी जाके सो जाओ। अब जी आप चले, मैं आता हूँ। बाबा आज आप सुला दें मुझे, मैं सुकून से सोना चाहता हूँ, प्लीज़ बाबा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। वो अपने बाबा को जाते हुए देख रहा था। वो तीनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे थे। रिसेप्शन से उनको पता चला था कि वो इमरजेंसी वार्ड में है। वो लिफ्ट की मदद से इमरजेंसी वार्ड पहुंचे थे, तो डॉक्टर्स ने जल्द अज जल्द सर्जरी करने को कहा था। रिसेप्शन पे वो भारी फीस अदा करके डॉक्टर से मिन्नत कर रहे थे कि उनको जितने पैसे चाहिए ले लें, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचा दें। आप हौसला रखें, दुआ करें, कंडीशन बहुत सीरियस है। वो खुदा के आगे सद्दा रेज थे और अंदर सीनियर सर्जन्स के दरमियान बेटा 20 साल साइन जिंदगी और मौत के दरमियान झुल रहा था। उसकी जिद और लापरवाही ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। रायमा और रुमैसा अहमद रो रो कर अपने इकलौते बेटे की ज़िंदगी मांग रहे थे, लेकिन जब वो कौन कह दे कोई उसके फायाकून को नहीं रोक सकता। साइम के सर में गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर 4 घंटे बाद सर्जरी मुकम्मल कर चुके थे। डॉक्टर कैसा है मेरा बेटा? अहमद ने डॉक्टर के बाहर आते ही पूछा था। सर्जरी हो गई है, बाकी उसके होश में आने तक हम कुछ नहीं कह सकते। और होश कब तक आएगा? अहमद ने साथ ही दूसरा सवाल किया था। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, सर में बहुत गहरी चोट थी। होश में आने के बाद ही हम कंडीशन बता सकते हैं, और होश कब आएगा ये भी अभी कंफर्म नहीं। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? अहमद परेशानी से पूछ रहे थे। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। 5 घंटे बाद साइम को होश आ गया था। ये वक्त अहमद, रायमा और रुमैसा पे जैसे गुजरा था वही जानते थे। होश आने के बाद डॉक्टर ने मिलने की इजाज़त दे दी थी। वो सब खुशी से और हिम्मत से रोए बिना उसके सामने गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उसको परेशानी से दूर रखने को कहा था ताकि वो दिमाग पे जोर ना डाले। कैसा है मेरा बेटा? रायमा ने बहुत प्यार से पूछा था। उसकी नज़रों में आंसू देख के रायमा के दिल पे
भूसा सा पड़ा था। अहमद ने उसकी आंखें साफ की थीं। बस ठीक हो जाए मेरा बेटा, साइम ठीक हो जाओ बस जल्दी से। राइमा ने बामुश्किल आंसू रोके उससे बात की थी। डैडी डैडी, उसकी सांस अटक रही थी। अहमद डॉक्टर को बुलाने भागा था। साइम राइमा साइम साइम को बुला रही थी और वो सुकून से लेट गया था। डॉक्टर ने आते ही उनको बाहर निकाल दिया था। उसकी सांस क्या अटकी थी। राइमा और रुमैसा अहमद की सांस बंद हो गई थी। डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आए। अहमद ने राइमा और रुमैसा ने डॉक्टर के मुंह की तरफ देखा था। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम नहीं बचा सके। वो रात उनके लिए स्याह रात थी। रुमैसा के घर हर साल इसी दिन कुरान खानी करवाई जाती थी। जिस दिन साइम इस दिन दुनिया से गया था वो फैमिली अधूरी रह गई थी। बहुत मुश्किल उन्होंने खुद को संभाला था। कोई किसी को हौसला भी किन अल्फाज में देता। सब खामोश रहने लगे थे। रुमैसा की यूनी में पार्टी थी जिसकी तैयारी में उसे कुछ काम सौंपे गए थे। उसकी राइटिंग और डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे डिज़ाइनिंग वाले कार्ड बनाने थे। उनकी यूनी के दो बहुत अच्छे और ओल्ड टीचर्स रिटायर होने वाले थे। उनकी अलविदाई पार्टी रखी गई थी। वो यूनी पहुंची और बोझल कदमों से क्लासरूम की तरफ चल दी। आज भी अबीरा ने नहीं आना था। वो अपने फ्योंसी और मदर इन लॉ की खिदमत में लगी थी। वो आज भी उदास सी क्लासरूम में आ गई। पीरियड स्टार्ट होने में अभी 10-15 मिनट बाकी थे। रुमैसा अपनी जगह पे बैठी इन चार्ट के बारे में सोच रही थी जो उसकी क्लास वालों ने ख़राब किए थे। उसके माथे पे चंद शिकने उभर कर गायब हुई थी। वो सामने देख रही थी जहाँ ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लू जैकेट के बटन खोले, बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, वो बालों में हाथ फेरते अपने दोस्तों के साथ क्लास में दाखिल हुआ। रुमैसा को कल वाली उसकी 2 लाइनें याद आई थीं। ये एक उसी वक्त शायद रंग आंखों ने दरियाए नील से अपनी आंखों को गुसल दिया था और वो नज़रें झुका गई थी। वो कुछ लम्हे बुक लिए रुक के फिर आगे बढ़ गया था। 1-2 पीरियड के बाद रुमैसा का रुख हॉल की तरफ था जहाँ पार्टी की तैयारी के लिए सब जमा थे। हॉल में दाखिल होते दोबारा फिर नीली आंखों का टकराव शहद रंग आंखों से हुआ था। वो कुछ लड़कों को डांस की रिहर्सल करवा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। पास से गुजरती रुमैसा को अजीम ने फट से सलाम किया था। वालेकुम सलाम। रुमैसा एकदम सटपटा गई थी। जवाब देते ही वो आगे बढ़ गई। इसको उलझन में डालने के लिए अजीम की नज़रें ही काफ़ी थीं। अब तो वो रुमैसा को मुखातिब भी करने लगा था। वो अपने गिर्द लड़कियों के साथ आके बैठ गई थी और डिज़ाइन बनाने लगी। कुछ देर बाद अजीम के दोस्त उमैर की आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़। सामने अजीम उमैर को किसी बात पे मना कर रहा था और उमैर ने अजीम को घूर के चुप रहने का इशारा किया था। गाइज, माय बेस्ट फ्रेंड अजीम आज आपको अपना डांस दिखाएंगे। क्लैपिंग। वहाँ मौजूद हर किसी ने एक्साइटेड होकर तालियां बजाई थीं। मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज़ अब थोड़ा सा ही सही करना तो पड़ेगा। उमैर ने ज़रा पीछे होते हुए अजीम के कान में कहा था जो उमैर को घूर रहा था कि संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। सॉन्ग स्टार्ट हुआ था। सबकी नज़रें अजीम पे जमी हुई थी। सबके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी शहर में खो गए हों। वो था ही इतना क्यूट। उसके हंसने और बोलने के सब दीवाने थे। वो किसी का दिल नहीं तोड़ता था। खुश मिजाज और खुश शक्ल था। एक लम्हे को तो रुमैसा भी सब भूलकर युक्तक उसे देख रही थी जो बहुत खूबसूरती से स्टेप्स ले रहा था। एक और सॉन्ग स्टार्ट हुआ और साथ ही डांस के स्टेप भी चेंज हुए थे। अजीम का हाथ इस बार रुमैसा की तरफ इशारा कर रहा था। कुछ नज़रें भी उसके इशारे के साथ रुमैसा की तरफ घूमी थी। रुमैसा ने सबकी नज़रें महसूस की और उसकी उलझन में इजाफा हुआ था। रुमैसा ने अपनी चीज़ें समेटी और अजीम को इग्नोर करती बाहर निकल गई। अजीम और उमैर दोनों ने उसे जाते हुए देखा था। अजीम ने डांस ख़त्म किया। हॉल एक बार फिर तालियों और सीटियों से गूंजा था। वो सबकी तरफ से अपने डांस की तारीफ के अल्फाज इग्नोर करता बैग उठाकर बाहर निकल गया। वो ग्राउंड की तरफ गया था क्योंकि वो जानता था वो वहीं बैठी होगी। अशर के साथ मिलकर सुंबल और मैरीन ने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली थी। अशर आज हो जाना है कहीं, उसके बाबा ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा था। थोड़ी देर बाद वो एक मॉल के सामने रुके थे। आपको कुछ लेना है बाबा? अशर ने कुछ ना समझते सवाल किया था। चलो तो सही बताता हूँ। वो मॉल के अंदर दाखिल हुए। वो एक जेंट्स फैब्रिक्स दुकान में दाखिल हुए थे। अशर के बाबा ने 2 शलवार कमीज़ और एक काफ़ी सर्च के बाद 3 पीस पसंद किया। बाबा लेकिन ये किसके लिए? अशर अभी भी नहीं समझा था। क्या मतलब तुमने शादी की शॉपिंग नहीं करनी क्या? लेकिन बाबा मेरे पास है सारा कुछ, अशर ने तायद की। बहन की शादी पे सब पुराना पहनोगे क्या? मैं जानता था तुमने कुछ नहीं लिया होगा और महरीन को ये ख्याल भी नहीं आया होगा। उसके बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। वो नज़रें झुका गया था। बेटा अशर, आज तुम्हारी फूफो सलमा और उनकी बेटी आलिया आ रही हैं इंग्लैंड से। तुम शाम में इनको रिसीव कर लेना एयरपोर्ट से। मैं ज़रा लेट आऊँगा। शॉपिंग से वापसी पे वो खाना खा के निकले थे। अशर ने घर पहुँच के बहुत से काम निपटाए थे क्योंकि आज माइयों की रस्म थी और एयरपोर्ट जाने से पहले उसे सारे काम ख़त्म करने थे, माइयों से पहले के। आज जैन भी घर पे ही था। अशर 4 बजे चेयर पे बैठा सुस्ता रहा था जब जैन चाय लेकर आया था। ये लें भाई। जैन ने अशर को चाय का कप दिया और साथ स्नैक्स भी थे। वो समझ गया था कि सुंबल ने ही याद रख के इसे चाय भेजी थी।
अब वो वाकई परेशानी से सोच रहा था, सुंबल के बाद घर दिल नहीं लगेगा और वो उसकी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखती थी, और उसके बाद कौन ऐसे ख्याल रखेगा, वो उसकी लाडली बहन थी। अशर ने सबको काम समझा दिया और जैन को उनके सर पे छोड़ के खुद तैयार हो गए, एयरपोर्ट के लिए चला गया। सलमा फूफो ने अशर को पहचान लिया था, जबकि आलिया के दिल में अशर को देखते ही घंटी बजी थी। सलाम दुआ के बाद वो सब गाड़ी में बैठ गए थे। घर पहुंचे तो सलमा घर के अंदर दाखिल हुई। जब आलिया गाड़ी की तरफ मुड़ी, मोबाइल लेने अशर नौकर से कह के सामान उतरवा रहा था। वैसे मैं तो समझी थी पाकिस्तान ऐसे ही है, लेकिन यहाँ के लोग तो बहुत खूबसूरत हैं। आलिया का इशारा अशर की तरफ था। जी, सिर्फ खूबसूरत नहीं, इखलाक वाले भी हैं। अशर ने बात कंप्लीट की थी। अरे ये क्या बात हुई, कब से मामा लोगों ने रिश्ता तय किया हुआ है और मुझे अब बताया जा रहा है? आप ही? निशा फेरी से 1 साल बड़ी थी। आपको पता था ना इस बारे में? फरी ने तिरछी नज़रों से निशा को देखा था। निशा नज़रें चुरा रही थी। हाँ, मुझे पता था। निशा ने आखिर हार मानी थी। यानी आप सब मिले थे, और वो जो मासूम बनता है अहद, वो भी इस प्लान का हिस्सा था। मीसना कहीं का। फरी को जब से पता था अहद और उसका एहतशाम की मंगनी पे निकाह हो रहा है, मंगनी नहीं तो उसे और ताव चढ़ा था। आखिर तुम्हें मसला क्या है फरी? तुम्हें आहद नहीं पसंद? निशा ने दो टोक बात की थी। ऐसा कब कहा मैंने? फरी तिल मिलाई थी। तो फिर हो रहा है निकाह, होने दो, मसला है कोई? निशा ने दो टोक कहा था। इस आहद के बच्चे से तो मैं पूछती हूँ। फरी ने बाहर आते आहद की तरफ देखा था। क्या पूछोगी? निशा ने सवाल किया। बता दूंगी आपको भी। फरी निशा को जवाब देते हुए उठी थी। बात सुने। फरी ने आहद को लॉन में ही रोक लिया था। जी। आहद ने फरी की आंखों में आंखें डाली थी और फरी बिल्कुल झिझकी नहीं थी। ये क्या चलाया हुआ है आपने घर में? एहतशाम भाई की शादी है, उनकी शादी होने दें। फरी ने दो टोक बात की थी। क्यों, आपको कोई एतराज़ है? एतराज़ तो है मुझसे सबने ये बात छुपाई और अब अचानक से निकाह की बात होने लगी। निकाह, वो भी 3 दिन बाद। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। फरी जो सोच के आई थी वही बोल रही थी। आपको मैं पसंद नहीं, या? आहद ने बात अधूरी छोड़ी थी। या? फरी ने अबरुज का के या कहा था। या आपको कोई और पसंद है? आहद ने बमुश्किल बात पूरी की थी। ओह, ये तो आपको सबको अपने पीछे लगाने से पहले सोचना और पूछना चाहिए था ना। परी अब सोचे बिना बोली थी। आहद कुछ भी कहे बिना वहां से चला गया था। आलिया ओपन ग्रे फ्रॉक पांव तक पहने आ रही थी। अशर की उस पर नज़र पड़ी तो मबहूस सा हुआ था। चलें भाई, सुंबल ने अशर से कहा तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और सुंबल और आलिया बैठ गए। सुंबल से आपकी तारीफ सुने हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आप इंग्लैंड में बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? आलिया ने अशर के बारे में सारी तफसील सुंबल से ली थी। उसे अशर बहुत पसंद आया था। आई थिंक हमें अपना टैलेंट अपने मुल्क में दिखाना चाहिए। हमारे मुल्क को भी टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। जब बाहर मुल्कों के ऑर्डर हमारे पास आते हैं हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। अशर ने दो टोक जवाब दिया। जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार इंग्लैंड विजिट के लिए सही आइएगा ज़रूर, हमें अच्छा लगेगा। मामा भी बहुत खुश होंगी। आलिया अशर से फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी। सुंबल बातें सुन रही थी लेकिन चुप थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अशर की चुप टूटे और वो आलिया के लिए अशर से बात करे। वो अशर के लिए आलिया की फीलिंग्स समझ गई थी। अशर ने एक बार भी मिरर में से आलिया को नहीं देखा था, जबकि आलिया की नज़रें उसके चेहरे पे जमी थीं। आज वो मेहंदी के लिए तैयार होने पार्लर आई थी। अशर उनको छोड़ के वापस जा चुका था। चची जान, आ जाए, हमें भाई एहतशाम की गाड़ी में बैठना है। निशा ब्लू एंड गोल्डन फ्रॉक में मलबूस बाल कर्ल किए एक ऐसा नायाब मोती थी जिसे हर लड़की की तरह एक शहजादे की तलाश थी। वो मेच्योर और सबका प्यार लेने वाली लड़की थी। हाँ, बस आई। वो एज के हिसाब से डिसेंट सा लाइट पिंक सूट पहने आज भी किसी से कम नहीं थी। एज और दुखों ने उसे डल जरूर कर दिया था, लेकिन उसका हुस्न अलग ही था। आज भी वो परस्तान की शहजादियों में शुमार होने वाली रुमैसा अहमद थी। निशा और रुमैसा फरी के मज़े मज़े की बातें सुनती एहतशाम की गाड़ी में बारात के लिए रवाना थी। फरी, कल तुम्हारा निकाह है, वहाँ कम बोलना। रुमैसा ने फरी को तंग किया था। फरी एकदम चुप हुई थी। फरी, मजाक कर रही हो, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं चची जान, आपने ही ने तो कहा है कम बोलना। फरी ने जान बूझकर मुंह बना के कहा। चची जान, ये चुप रह ले, कहीं पाकिस्तान की लोडशेडिंग खत्म हो जाएगी अगर फरी चुप रहने लग जाए। फ्रंट पे बैठे एहतशाम को भी शरारत सूझी थी। चची जान का मतलब है बाकी सबके सामने शराफत दिखाना। हम तो अच्छी तरह तुम्हें जानते हैं। निशा ने फरी को और छिड़ा था और फिर वो तीनों हंसी थीं। गाड़ी एक बहुत बड़े मैरिज हॉल के सामने रुकी थी। बारात पहुंची तो बहुत सी लड़कियां फूलों की प्लेट्स लिए इस्तकबाल के लिए खड़ी थीं। फरी, निशा और एहतशाम बाहर निकले थे, जबकि रुमैसा का दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे में बुरी तरह उलझा था। वो गाड़ी के अंदर बैठी उसे सही सलामत निकालने के चक्कर में लगी थी। निशा ने चची को ढूंढना, लेकिन वो पीछे खड़ी थी, लेकिन उसे ना दिखी। निशा ने गाड़ी के पास जाके रुमैसा गाड़ी में बैठी दुपट्टा निकाल रही थी। क्या हुआ चची जान? निशा ने उसे देखते ही पूछा। ये देखो, दुपट्टा फंस गया। अभी तो किसी ने देखा भी नहीं, सबको लगेगा फटा हुआ सूट पहन के आई हूँ। रुमैसा ने परेशान होते हुए कहा। लाइन छोड़े, मैं ट्राई करती हूँ, निशा ने आगे होके कहा। ओह शुक्र। रुमैसा ने सुकून का सांस लिया। निशा ने सही सलामत उसका दुपट्टा निकाल दिया था। वो हॉल की तरफ बढ़ी तो बारात अंदर आ चुकी थी। हॉल में एंटर होते ही फारिया उनकी तरफ आई थी। तुम लोग कहाँ रह गई? फारिया ने सबसे एंड पे आती
रुमैसा और निशा से पूछा था। मामा चची जान का दुपट्टा फंस गया था, बस इसी में टाइम लग गया। निशा ने बात पूरी ही की थी कि महरीन उनकी तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम। महरीन ने उनको सलाम किया था। ये मेरी एहतशाम से छोटी बेटी निशा और ये मेरी देवरानी रुमैसा है। फारिया ने इन दोनों का तारुफ करवाया था। छोटी बेटी फरिया से तो आप मिल ही ली हैं। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटियां हैं आपकी, अल्लाह नसीब अच्छे करे उनके, आमीन। रुमैसा और फारिया ने इकट्ठे कहा। वो बातें कर रही थी जब सुंबल दुल्हन बनी लाल जोड़े में सजी इतनी प्यारी लगी थी कि सबके मुंह से देखते ही माशाल्लाह निकला था। सब कैमरे उसकी तरफ घूमे थे। फ्लैश कैमरे वीडियो सब ने बारी बारी उसके साथ बनवाई थी। उसके साथ आलिया पीच शॉर्ट फ्रॉक पहने, साथ हील पहने सुंबल को लेकर आ रही थी। निशा ने जल्दी से जाके सुंबल के स्टेज तक जाने में मदद की थी। सुंबल के पास तस्वीरें बनाने वालों का रश लग गया था। निशा का पांव किसी ने बुरी तरह कुचल दिया था। निशा भीड़ से कराते हुए निकली थी। हॉल के एक रूम की तरफ गई। रूम फिलहाल बिल्कुल खाली था। उसने वहां सोफे पे बैठ के अपने पांव का जायजा लिया। उसके राइट अंगूठे का नाखून कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गया था। उसे अपना जख्म देख के दर्द ज्यादा महसूस हो रहा था। उसी वक्त अशर हॉल में महरीन को ढूंढना शुरू किया और उसके खुले दरवाजे में वो सोफे पे बैठी निशा पे नजर पड़ी। आर यू ओके? अशर ने उस प्यारी सी दोशीज़ा का दर्द वाला चेहरा देख के पूछा था। नो, मेरे चोट लग गई है। निशा ने अपना पाँव दिखाया। ओहो, ये तो बहुत नाखून छिल गया है, खून भी निकल रहा है। आप मेरे साथ आएँ, यहाँ तो बैंडेज की चीज़ें नहीं है, पास ही घर है, मैं आपको ले जाता हूँ। अगर आप जाना चाहें आप वहाँ से फरी को बुला दें प्लीज़। निशा ने अशर को कहा तो वो उसका मुंह दिखने लगा। फरी को शादी इंजॉय करने दे, और मैंने उनको देखा भी नहीं है, कैसे बुलाऊं? आप बैठे, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। अशर गाड़ी लेके आया तो रुमैसा उसके पास बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। अशर ने रुमैसा को सलाम किया। वालेकुम सलाम। रुमैसा ने बहुत गौर से अशर को देखा था। एक पल के लिए अशर ने भी पहचानने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं याद आया वो कौन थी। रुमैसा निशा को पकड़े गाड़ी तक लाई। अशर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो घर पहुंचे तो अशर ने रुमैसा को बैंडेज की चीज़ें दी थी। रुमैसा ने निशा की बैंडेज की। उसी वक्त उसे फारिया की कॉल आई थी। वो बात करते हुए बाहर लॉन्च में आई थी, जहां दीवार पे लगी एक तस्वीर ने उसे पत्थर का कर दिया था। रुमैसा, बोलो भी, दूध पिलाई की रस्म होने लगी है, आ जाओ जल्दी तुम दोनों। हेलो हेलो रुमैसा, आवाज़ नहीं आ रही, जल्दी आ जाओ। फारिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और रुमैसा को कुछ सुनाई नहीं दिया था। उसकी पथराई हुई आंखें अशर और निशा के 3 बार बुलाने पे पिघली थीं। चची जान, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? निशा ने परेशान होते पूछा था। वो ठीक हूँ, रुमैसा ने नजरें चुराते जवाब दिया। वो बोझल कदमों के साथ दिल में वहम लिए और दुआएं करती हॉल में पहुंची थी। वो ग्राउंड में बेंच पे अकेली बैठी थी। अक्सर वो इस जगह आके बैठी होती थी। अजीम जानता था कि वो यहीं होगी, क्योंकि वो अक्सर उसे देखा करता था। वो चुपके से जाके उसके साथ बेंच पे बैठ गया। 2 साल बाद आज वो पहली बार उससे अपनी मोहब्बत की बात करने आया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे बात करे, क्या कहे। आखिर अजीम ने हिम्मत जमा करके बोलना शुरू किया। देखें, मोहब्बत और इश्क, अगर हम उनका एक एक नुक्ता निकालें तो ये अधूरे रहेंगे। इनके पूरा होने के लिए दूसरा नुक्ता लगाना ज़रूरी है। दोनों के आखिरी नुक्ते इस बात को जाहिर करते हैं कि मोहब्बत और इश्क तब तक अधूरे रहते हैं जब तक दूसरे इंसान को भी मोहब्बत ना हो। तो क्या आप मेरी मोहब्बत का दूसरा नुक्ता लगा के मेरे इश्क को मुकम्मल करेंगी? उसने जिस अंदाज से पूछा था वो झट से हाँ कह सकती थी, लेकिन उसने 2 साल में पहली बार उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुने थे। वो कुछ इंच के फासले पे बैठा अपनी मोहब्बत मनवा रहा था, और वो गोल्डन फ्रॉक पहने, पलकें झुकाए, बेंच पे बैठी अपने सुन होते वजूद में हिम्मत जमा करके झट से उठी थी। प्लीज़, 2 साल में आज पहली बार उसे ऐसी बात की है। आप मुझे गलत ना समझे, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ टाइम पास के लिए 2 साल बिना बात किए नहीं गुजारे। आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए कभी बिला वजह आपका रास्ता नहीं रोका। उसके लफ्ज़ों ने इसके कदम रोके थे। वो आंखें नीचे उसकी बात को हलक से उतारने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले वो कुछ और कहता वो आगे कदम बढ़ा चुकी थी। जैसे तैसे वो गेट तक पहुंची थी। ड्राइवर भी आ चुका था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों से पानी छलकने को तैयार था। उसने बैठते ही ड्राइवर को चलने को कहा और अपना मुंह हाथों में लेकर दिल को हल्का करने लगी। घर पहुंचने से पहले वो खुद को कुछ नॉर्मल कर चुकी थी। आज वो सीधी अपने रूम में गई थी, रायमा से भी नहीं मिली। जाते ही वो वॉशरूम में घुस गई। निकली तो उसकी आसीनें चढ़ी हुई। वो वजू करके आई थी। क्या हुआ रुमैसा, तबीयत तो ठीक है ना बेटा? रायमा ने आते ही पूछा था। जी मामा, ठीक हूँ। रुमैसा ने रायमा को तसल्ली दी। चलो आज खाना खा लो फिर। रायमा ने उसका हाथ लगा के टेम्परेचर चेक किया, जो कि नॉर्मल था। बाहर तो सब नॉर्मल था। आंधी तूफान वो अपने अंदर समेटे बैठी थी। मामा, मुझे भूख नहीं है, बस नमाज पढ़ के थोड़ा आराम करूंगी। रुमैसा ने फिलहाल अकेले रहना चाहती थी। थक गई है मेरी बेटी? रायमा ने प्यार भरे लहजे में पूछा था। जी मामा, रुमैसा ने उसी अंदाज में जवाब दिया। चलो ठीक है, रेस्ट करो। रायमा ने उसकी पेशानी पे बोसा दिया था। रुमैसा ने नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाते हुए रो पड़ी। बहुत सी बातें होती हैं जो हम किसी से भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास अल्फाज नहीं होते और हम चाहते हैं कि कोई कहे बिना कोई समझ जाए।
और हमारा वो साथी रब ही है जो कहे बिना सब समझ जाता है, जिसके आगे हमें अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे आंसू भी पढ़ लेता है और हमारा दिल इस बात की गवाही देता है कि जिसके सामने हम रोए हैं उसने हमारी बात सुन ली, समझ ली है और इंशाल्लाह वो बेहतर रास्ता भी निकाल देगा। रुमैसा जब लेटी तो उसे 1 साल पहले का वाक़या याद आया था, जब अज़ीम को उसने पहली बार करीब से देखा था। उसे याद था जब यूनि में बॉम्ब होने की अफवाह फैली थी, सब लोग बाहर भागने लगे थे और अबीरा ऑफिस में किसी काम से गई थी। रुमैसा को तब पता चला तो क्लास खाली हो गई थी। वो वहीं डर के मारे रो रही थी, इससे भागा भी नहीं जा रहा था। वो इसी वक्त अज़ीम और उसके साथ कुछ लड़के वहाँ भागते हुए गुजरे तो अज़ीम ने उसे देख लिया था। अज़ीम ने भाग के उसका हाथ पकड़ा और भगाते हुए उसे बाहर ले आया था। बाहर बहुत रश लग गया था, रोड पे यूनि के स्टूडेंट्स होने से ट्रैफिक भी जाम हो गई थी। रुमैसा बहुत डर गई थी, वो ज़ोर से अज़ीम का हाथ पकड़े हुए थी। इस वक्त एक धमाका सा हुआ था और कुछ लड़कों ने चीख मारी। रुमैसा के मुंह से भी चीख निकली और अज़ीम के कंधे से लग गई थी। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, किसी गाड़ी का टायर फटा है। अज़ीम ने जो उसका हाथ पकड़ रखा था उस पर गिरफ्त मजबूत की थी और वो झट से उससे अलग हुई। सो सॉरी, रुमैसा ने झिझकते हुए उसे सॉरी कहा। रुमैसा की आंखों में आंसू झलकने लगे थे। रिलैक्स प्लीज़, रो तो नहीं, कुछ नहीं हुआ और मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह। अज़ीम के ये अल्फाज आज भी उससे उसकी आवाज़ में साफ अपने कानों में सुनाई देते थे। अबीरा भीड़ को पार करती उसे ढूंढती रुमैसा तक पहुंची थी। रुमैसा अबीरा के गले लगते ही रो पड़ी थी। रिलैक्स रुमैसा, क्या हुआ है? मुझे पता था तुम्हारा यही हाल होगा, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अबीरा उसे हौसला दे रही थी और अज़ीम के होंठों पर मासूम सी मुस्कुराहट बिखरी थी। रुमैसा इन्हीं सोचों में बिस्तर पे पड़ी सो गई थी। जब वो उठकर बाहर आई तो 5 बज गए थे। राइमा टीवी ऑन किए चाय पी रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। रुमैसा ने आते ही राइमा को सलाम किया था। वालेकुम सलाम। उठ गई? क्या खाओगी? चाय के साथ कुछ बनवा दें बस, रुमैसा ने सोफे के साथ टेक लगाते हुए कहा। वो दिल में दुआएं करती हॉल पहुंची थी। जो वहम उसके दिल में उभर रहे थे उनके सच होने के अंदेशे से डरती वो हॉल में दाखिल हुई थी। आजो, कहाँ रह गई थी तुम दोनों? फारिया ने निशा के पाँव पे नज़र डाली तो वहाँ बैंडेज थी, दर्द हो रहा होगा, अब बस थोड़ी देर तक रुखसती करते हैं, तुम ज़्यादा ना चलना, बैठ जाओ। फारिया ने निशा की तरह चेयर सीधी करके उसे बैठने को कहा। आ जाओ रुमैसा, हम स्टेज पे चलते हैं। स्टेज पे जाते ही उसकी नज़र सुंबल के साइड वाली चेयर पे बैठे इंसान की शहद रंग आंखों पे पड़ी थी। इतनी भीड़ में वो नज़रें नीली आंखों की तपिश को पहचान गई थी। अजीम को एक पल के लिए झटका लगा था, वो बुरी तरह चौंका था। दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था वो इतने सालों बाद एक दूसरे के सामने होंगे। ये निशा के बाबा हैं, एहतशाम के ससुर। फारिया ने रुमैसा को अजीम की तरफ देखते हुए उनका तारुफ करवाया था। रुमैसा का सांस गले में अटक गया था। अजीम सुन हुआ बैठा था। इससे पहले दोनों में से कोई रद्द अमल करता, रुमैसा वहाँ से हट गई। रुमैसा एक रूम में गई थी। उसने अटका हुआ सांस बहुत दुश्वारी से लिया था। अजीम ने सुन होते वजूद को घसीटा था, लरजती जुबान से सबको एक्सक्यूज नहीं कहता वहाँ से निकला था। रुमैसा, यहाँ कहीं वो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अजीम को किसी बात ने अंदर से खौफजदा किया था। चची जान, रुखसती होने लगी है, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? निशा रुमैसा के पास आई थी। ठीक हूँ। रुमैसा को अपनी आवाज़ किसी कुएं से आती महसूस हुई थी। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, देखें कैसे चेहरा जर्द पड़ गया है। निशा ने रुमैसा की हालत देख के कहा। चलें घर, थक गई होंगी। निशा ने खुद से जवाब दिया था। कैसे सफ़र गुजरा, क्या हुआ क्या नहीं, रुमैसा को कुछ खबर नहीं थी। मैं घर जाना चाहती हूँ, रुमैसा ने फारिया से कहा था। रुमैसा के लिए वहाँ रुकना महाल हो रहा था। अरे क्यों भाई, कल वलीमा है और फरी का निकाह भी तो है, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। तबीयत ठीक नहीं तो आहत के साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। फारिया ने भी उसकी हालत नोट की थी। रुमैसा का बहाना किसी काम नहीं आया था। वो जाके निशा और फरी के पास लेट गई। चची जान, आपने अंकल अजीम का बेटा देखा? वो तो सुंबल भाभी से भी प्यारा है। फरी अब शुरू होने लगी थी। कौन सा? रुमैसा सोचों में गुम थी। वही जो हमें घर लेके आया था। निशा ने अशर का जिक्र किया था। कल वलीमे पे आएंगे, फिर देखना आप। फरी ने रुमैसा को कल का दिन याद करवाया था। फिर तो अजीम भी नहीं, उसने ज़ोर से आंखें बंद की थी। मैं उसके सामने कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो उसका चेहरा भी नहीं देखना। रुमैसा के लहजे में शदीद नफरत झलकी थी। उसे बहुत बड़ा शौक लगा था। औलाद होते हुए बांझपन में ज़िंदगी गुजार दी थी उसने, और उसे आज अपनी औलाद का पता चला था। ज़िंदगी ने उसे ऐसे मुकाम पे खड़ा किया कि उसकी कोख से पैदा होने वाली उसकी अपनी औलाद इतनी अजनबी बन के उसके सामने आएगी। तकदीर ने उसके साथ ऐसा खेल खेला था क्या उसके अपनों ने? वो सोच सोच के हवास बाख्ता हो रही थी। उसके आंसू एक धार की तरह निकल रहे थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो अपने बाल मुट्ठियों में भिंचे अपने दिमाग की फूलती रगों को महसूस कर रही थी। उसे किसी से नफरत नहीं हो रही थी, किसी का कसूर निकालती, अपना अपनों का या अपनी तकदीर का। वो बेबसी से बैठी कभी अपने हाथ खुरचती, कभी बाल नोचती। एक जुनून था जो उसके अंदर उबल रहा था। औलाद की भूख तो हर औरत को होती है, मुझे भी तो थी। या अल्लाह, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? अब वो रोने लगी थी, इसी खुदा के सामने जो उसके हर लम्हे से वाकिफ था।
और वो रोते रोते आसपास की हर चीज़ से लातलक आंखें मूंद कर रह गई थी। ब्लैक फ्रॉक पे गोल्डन बारीक सा नक्शो निगारी का काम हुआ था और नक्शो निगारी जैसा गोल्डन खुसा पहने वो हॉल में दाखिल हुई थी। एक लम्हे को सबकी नजरें उस काली घटा में उभरे इस चांद पे टिकी थी। उसने आज आंखों में काले धागे जैसी काजल की लाइन भी खींची थी। रुमैसा के पीछे ही अजीम नमूदार हुआ था, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने। दोनों के इकट्ठे हॉल में इंटर होने पे खूब तालियों से इस्तकबाल हुआ था, जैसे सब इन दोनों के लिए वहां आए थे। हेलो रुमैसा, इधर आ जाओ। अबीरा ने हाथ हिला के उसे अपने साथ वाली सीट की तरफ इशारा किया था, जहां उसने किसी को बैठने नहीं दिया था। रुमैसा सबकी नज़रों को इग्नोर करती अबीरा के पास जाके बैठ गई। कहाँ रह गई थी, इतना लेट हो गई? अबीरा ने रुमैसा से पूछा था। यार गाड़ी ख़राब हो गई थी, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए देर हो गई। ओह, फिर कैसे आई? वहाँ से ये है ना अजीम, ये गुजर रहा था, मजबूरन इसके साथ आना पड़ा। फिर रुमैसा ने सामने स्टेज के पास दोस्तों से मिलते अजीम की तरफ इशारा किया। ओह, क्या बातें हुई फिर? दोबारा तो इजहार विजहार नहीं हुए? अबीरा ने आंख दबा के रुमैसा को छेड़ा था। रुमैसा ने पलकें झुका के इस बात में सर हिलाया था। रियली? अबीरा की ऊंची आवाज़ से आसपास की गर्ल्स ने उसको देखा था। सॉरी। अबीरा झेम सी गई। अच्छा बताओ क्या कहा उसने? उसने प्रपोज किया और कहा कि वो अपने घर वालों से बात करेगा। सच्ची? अबीरा खुशी से चिल्लाई थी और स्टेज पे अनाउंसमेंट होने लग गई और वो दोनों फंक्शन की तरफ मुतवज्जो हो गई। मॉम मॉम। अजीम घर पहुंच के अपनी मामा को ढूंढता रहा था। मुलाजमा ने बताया वो घर की बैक साइड में लॉन में है। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। अजीम के चेहरे से खुशी झलक रही थी। क्या बात है, कोई पसंद आ गई है क्या? उसकी माँ ने बेटे की खुशी देखते हुए कहा। अजीम एकदम सीरियस हुआ था। आपको कैसे पता? अजीम को झटका लगा था। तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है। सदफ ने बेटे के चेहरे पे हाथ फेरा था। मॉम, वो बहुत अच्छी है और प्यारी भी। आप मिल लें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप अपने बेटे की पसंद को दाद देंगी। अजीम अपनी मॉम के हाथ पकड़कर चेयर पे बैठा था। बाबा को आप मना लेंगी ना? अजीम ने माँ के चेहरे पर आती परेशानी देखी थी। मैं बात करूँगी, तुम परेशान ना हो। सदफ ने उसे परेशान नहीं किया था और वो खुश होता वहाँ से उठा था। देखें जमाल साहब, एक ही तो बेटा है हमारा, वो खुश नहीं होगा तो हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। जमाल रात को 11 बजे आया थे। मूड ठीक देखते ही सदफ ने उनसे बात की थी। बात सुनते ही जमाल के तेवर बदल गए थे और फिर कुछ सोचते हुए उसने हाँ कर दी थी। अजीम को पता चला तो उसने सबसे पहले रुमैसा को इतला दी और अगले ही दिन वो रुमैसा के घर चले गए थे। अहमद को अजीम और सदफ की रुमैसा बहुत पसंद आई थी, लेकिन जमाल ज़रा चुप चुप थे। अहमद ने उसकी कम बोलने की आदत समझ के इग्नोर किया था। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरा ख्याल है इनके पेपर्स के बाद शादी की डेट ही रख दी जाए। जमाल ने कुछ सोचते हुए कहा था। सदफ और रायमा खामोश हुई थी। लेकिन पेपर्स तो एक हफ्ते बाद है इनके। अहमद को इतनी जल्दी सोच के कुछ अजीब लगा था। जी, अब जब बच्चे पसंद कर चुके हैं, एक साथ तो पढ़ते हैं, तो बेहतर है शादी कर दी जाए। जमाल सीरियस मूड में था। सब रजामंद हो गए। पेपर्स के एक हफ्ते बाद उनकी शादी फाइनल कर दी गई। अजीम बहुत खुश था और रुमैसा भी। आने वाला वक्त उनके लिए कैसा भौंचाल लेके आएगा, इस बात से बेखबर वो खुशी मना रहे थे। वो सजी समरी लाल जोड़े में अजीम के एक दिलकश और कुशादा फ्लैट में इंतजार में बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो अपनी बेतरतीब होती सांसों को संभालने लगी। अजीम ने पास बैठ के सलाम किया। रुमैसा ने आहिस्ता से भी जवाब दिया। अजीम ने घूंघट में छुपे अपने इस हसीन ख्वाब को देखा था जो उसने रुमैसा को देखते ही सजाने शुरू किए थे। अजीम ने पास वाले साइड टेबल से बहुत प्यारी ब्लैक रिंग की डब्बियाँ निकाली थी। इसमें एक्सपेंसिव ब्रेसलेट चमक रहा था। अजीम ने वो रुमैसा के बाजू में पहनाया, जो रुमैसा को बहुत अच्छा लगा। उठ जाएं अजीम, मामा बाबा आ गए हैं और अभी उठे भी नहीं हैं। रुमैसा अजीम के कान के पास आहिस्ता आवाज़ में इसलिए कह रही थी कि क्योंकि उसने राइमा और अहमद को यही कहा कि अजीम तैयार हो रहे हैं। अजीम झट से उठा था। अंकल आंटी आ गए और आपने जगाया भी नहीं मुझे, अजीम ने मजाक में कहा और वो जानता था रुमैसा उसे तीसरी बार उठाने आई थी। वो शाम को जमाल के घर पहुंचे थे। रुमैसा और अजीम भी वलीमे पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं बुलाए गए थे। जमाल ने बिजनेस लॉस का बहाना करके अजीम को तसल्ली दी थी कि वो ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं कर सका और अजीम ने बुरा नहीं मनाया था क्योंकि उसे तो रुमैसा मिल गई थी। अजीम और रुमैसा की शादी हुए 5 महीने हो गए थे जब एक दिन जमाल ने इन दोनों को घर बुलाया था। सदफ परेशान लग रही थी। अजीम ने पूछा भी लेकिन कुछ नहीं कह के टाल दिया था। जमाल आके बैठा तो अजीम ने उससे भी पूछा, बाबा परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? हाँ हूँ परेशान, इस लड़की की वजह से। जमाल जो चुप करके बैठा था एकदम रुमैसा की तरफ इशारा करके फुंकारा था। रुमैसा ने अजीम की तरफ देखा, सदफ की तरफ देखा। जमाल को चुप करवा ही रही थी। अंकल मैंने क्या किया है? रुमैसा ने ना समझते पूछा था। तुम्हारी वजह से मैं कंगाल हो गया हूँ। मेरा घर गिरवी पे है, मेरा बिजनेस तबाह हो रहा है। जमाल गुस्से से धाड़ा था। लेकिन बाबा इसमें रुमैसा का क्या कसूर है? अब अजीम ने सवाल किया। अगर तुम मिस्टर आबिद हुसैन की बेटी से शादी करते तो मेरा ये घर, मेरा बिजनेस सब तबाह होने से बच जाता। लेकिन तुम्हारे तो सर पे इश्क का भूत सवार था ना। जमाल सोचे समझे बिना बोल रहा था। अब बस करें, आप बच्चों का क्या कसूर?
सदफ जमाल को खामोश करवा रही थी। अगर मेरा कोई और बेटा होता तो इनकी बेटी से शादी करवा देता, लेकिन बदकिस्मती से एक ही है। रुमैसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब शौक पूरा हो गया ना तुम्हारा, चलो अभी से फारग करो। फारग क्या मतलब है बाबा? अजीम का हलक सूखा था। रुमैसा की तो जैसे सांसें बंद हो रही थीं। हाँ फारिग, तलाक दो इसको अभी। बाबा आप गलत कर रहे हैं। अजीम भी खड़ा हुआ था। अजीम तुम ही चुप कर जाओ, सदफ अजीम को कह रही थी। मामा मैं चुप कर जाऊं? बाबा क्या कह रहे हैं ये भी तो सुने। आखिर रुमैसा का क्या कसूर है? इससे किस बात की सजा दूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा, चलो रुमैसा। अजीम ने रुमैसा का हाथ पकड़ा था। रुमैसा को कुछ तसल्ली हुई थी। वो जाने को पलटे तो जमाल की आवाज़ ने उसके कदम रोके थे। तुम्हें माँ चाहिए या ये लड़की? अजीम के होश उड़े थे। रुमैसा के पांव तले से ज़मीन निकली थी। जमाल सदफ पे पिस्तौल ताने खड़ा था। जमाल क्या हो गया है आपको? ये क्या हरकत है? अगर आपको बेटे की खुशी नहीं चाहिए तो चलाएं गोली। सदफ ने पिस्तौल अपने माथे पे रखी थी। मैं तुम्हें, अजीम ने रुमैसा का हाथ छोड़ा था, तलाक देता हूँ। नहीं अजीम आगे मत बोले। सदफ चीखी थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। रुमैसा बुत बनी खड़ी थी, जैसे अजीम ने लफ्ज़ नहीं सीसा उड़ेल दिया हो उसके कानों में। वो ना जाने कैसे घर पहुंची थी, उसे कुछ नहीं पता था। कोई उसे छोड़ के गया था, कोई लेने गया था, या वो अकेली आई थी। राइमा से 1000 बार पूछ चुकी थी, लेकिन रुमैसा के मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला था। वो बुत बनी खड़ी थी। राइमा ने अजीम को कई बार कॉल की, उसने अटेंड नहीं की थी। सदफ ने भी कॉल नहीं रिसीव की थी। अहमद को कॉल करके राइमा ने जल्दी घर बुला लिया था। अहमद ने बहुत लाड से रुमैसा से पूछा था, लेकिन जो अजियत वाले लफ्ज़ वो सुनकर आई थी, खुद किसी को बताने की उसमें सकत नहीं थी। अहमद ने भी अजीम को कॉल की। इस बार उसका नंबर बंद था। फिर अहमद ने जमाल को कॉल मिलाई, जो तीसरी बार करने पर अटेंड की गई। हेलो, जमाल ने सख्त आवाज़ से कहा। जमाल, अजीम कहाँ है? उसका नंबर नहीं मिल रहा। अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। उसका नंबर मिलेगा भी नहीं, आइंदा नंबर मिलाने की कोशिश भी ना करना। जमाल की वही टोन जारी थी जो रुमैसा सुन के आई थी। ऐसे क्यों कह रहे हो जमाल, हुआ क्या है? अहमद को जमाल का लहजा चुभा था। मेरा बेटा तलाक दे चुका है तुम्हारी बेटी को, आइंदा राब्ता मत करना। इतना कहकर जमाल ने कॉल बंद कर दी और अहमद ने अनजानी आंखों से रुमैसा को देखा था। मोबाइल नीचे गिरा था। रुमैसा मेरा बच्चा, हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बताओ। जमाल ऐसा क्यों कह रहा है? अहमद रो देने वाले थे। क्या कहा है जमाल ने? आप बाप बेटी मुझे भी तो कुछ बताएं। राइमा रोहानसी हुई थी। अजीम ने छोड़ दिया है इसे। तलाक का लफ्ज़ अहमद के मुंह से भी नहीं निकला था। राइमा मुंह पे हाथ रखे नीचे बैठती चली गई थी। अहमद रुमैसा को सुन देखते हुए जल्दी में घर से निकले थे। वो अजीम के घर गए थे अपनी फूल जैसी बेटी का कसूर पूछने, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। ना उम्मीद हो के वो वापस आए तो रुमैसा रो रही थी। राइमा को उसने सारी बात बता दी थी। अहमद को सुनकर यकीन नहीं आया था। वो तीनों चुपचाप बैठे थे। घर में खौफजदा सन्नाटा था। रात को अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो इन दोनों को दुनिया में छोड़ के चले गए थे। रुमैसा और राइमा में बिल्कुल सकत नहीं रही थी। उनका पुररौनक घर एक मकान बनकर रह गया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे थे। एक दिन रुमैसा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जब राइमा ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने बताया रुमैसा एक्सपेक्ट कर रही थी। नन्ही सी जान को उसके साथ जुड़े 3 महीने हो गए थे। परेशानी राइमा के चेहरे से साफ जाहिर थी और रुमैसा का चेहरा स्पाट था। महरीन से अजीम की शादी हुई 2 हफ्ते हो गए थे। महरीन से शादी उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देके की थी। पल पल उसे रुमैसा के साथ हुआ जुल्म याद आता था। अजीम अक्सर सोचता, काश मुझे उससे मोहब्बत हुई ही ना होती तो उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना होती। मेरी मोहब्बत ने उसे कहाँ पहुँचा दिया। वो खुद को बहुत ब्लेम करता था। बाद में उसने कभी रुमैसा से राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। करता भी कैसे? उसके आंसू पोंछने का हक भी वो खो चुका था। एक दिन अजीम घर एक बच्चे को ले आया था। उसने सबको बताया कि इसे रास्ते में पड़ा मिला। बच्चा बहुत प्यारा था। अजीम ना चाहते हुए भी उसे उठा लाया था। उसने महरीन से पूछा कि तुम संभालोगी ना? महरीन पहले तो नहीं मानी। उसने बहुत एतराज़ किए थे, लेकिन फिर उसको घर रखने पे मान गई। जमाल को भी गुस्सा आया था। ऐसे कैसे किसी के भी बच्चे को उठा के अपने घर रख लें? ऐसे तो यतीम खाना बन जाएगा। इसे छोड़ के आओ जहाँ से लेके आए हो। लेकिन सदफ मान गई थी। उसने जमाल को कहा कि जैसे वो राज़ी है रहने दें। पहले उसके पास कौन सी खुशी है? अजीम को कोई एतराज़ नहीं तो आप उसकी खुशी पूरी कर लेने दें। सदफ को भी वो बच्चा बहुत प्यारा लगा था और उसने अजीम से अकेले में कुछ पूछने का सोचा था। मट्टी से बना इंसान मट्टी ही तो है, उसे मट्टी में ही मिल जाना है। मौसम ख़राब था और रुमैसा लॉन में नीचे घास पे बैठी थी। मट्टी हाथ में लिए सोचों के भंवर में डोल रही थी। उसके वहीं बैठे बारिश आ गई, लेकिन वो नहीं उठी थी। वो बारिश को मट्टी में जज्ब होते देख रही थी। वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन खुदा ने उसकी ज़िंदगी लंबी लिखी थी। वो वजूद जो उसकी कोख में सांस ले रहा था, शायद उसकी ज़िंदगी के लिए वो जी रही थी। राइमा उसे ढूंढती हुई लॉन में आई और बारिश में भीगती रुमैसा को लेके गई। रुमैसा, क्यों करती हो ऐसे? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? मेरे लिए ही रख लिया करो अपने ख्याल मेरी जान। मेरे पास तुम्हारे सिवा कौन है? तुम्हारे बाबा भी हमें छोड़ गए हैं। रुमैसा रोने लगी थी। वो ऐसी ही हो गई थी। वो जवाब नहीं देती थी, बस रोने लग जाती थी। राइमा ने खुद भी रोते हुए उसे चुप करवाया था।
कुछ महीने बाद रुमैसा की तबीयत बिगड़ी थी। राइमा सुबह फजर के वक्त उसे हॉस्पिटल लेके गई थी। बहुत प्यारा उसके ही जैसा नीली आंखों वाला बेटा पैदा हुआ था। राइमा ने बहुत प्यार से उसे चूमा था। राइमा की आंखों में आंसू थे। रुमैसा कमजोरी की वजह से गनुदगी में थी। राइमा कुछ सोचते हुए बाहर की जानी बढ़ी थी। राइमा ड्राइव करके एक कच्ची सी सड़क पे पहुंची थी। वहां सन्नाटा सा था। एक जगह बनी थी जरा ऊंची सी। उसने इस बच्चे को वहां लेटाया था। वो रुमैसा का सेल साथ लेके आई थी। उसने एक सेल से अजीम के नंबर पे टेक्स्ट किया था और इस जगह का एड्रेस वो बच्चे को छोड़ के चली गई थी। हॉस्पिटल पहुंची तो रुमैसा अभी भी गनुदगी की हालत में थी। राइमा को पसीना आ रहा था और वो बैठते ही रो पड़ी थी। बेसुध लेटी रुमैसा पे उसे बहुत तरस आया था। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। इस बच्चे के साथ वो सारी जिंदगी दुखी ही रहती और राइमा को उसकी शादी करनी थी। कोई और इस बच्चे को कबूल ना करता, इसलिए उसे यही फैसला सही लगा था। वो बच्चा अपने बाप के पास सही परवरिश पा सकता था। अजीम ने वहां किसी को ना पाकर मैसेज किया था। राइमा हाथों से आंसू साफ करते रिप्लाई करने लगी थी। इस बच्चे को उठाओ, मेरी बेटी की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, काफी है। अब इस बच्चे को चाहे तो ले जाओ, चाहे तो छोड़ जाओ, और मेरी बेटी से आइंदा राब्ता करने की कोशिश ना करना। अजीम ने आसपास देख के रोते बच्चे की आवाज का पीछा किया। उसे पास ही वो मिल गया था। अजीम ने भागकर उसे उठाया था। वो बिल्कुल रुमैसा जैसा था, उसके वजूद का हिस्सा मिल गया था। अजीम रो रहा था। उसे रुमैसा याद आई थी। उन्होंने क्या क्या ख्वाब देखे थे और जिंदगी कितनी बेरहमी से पेश आई थी, लेकिन घर वाले उसे कबूल करेंगे या नहीं, वो परेशान हुआ था। उसने बच्चे को लिटाया था और वापस जाने को पलटा था। बच्चा बहुत रो रहा था। अजीम ने सोचा अगर कोई कबूल ना करे तो वो उसको अलग होकर खुद पाल लेगा। उसने आगे बढ़कर उसे गोद में लिया था। घर पहुंच के उसे सदफ की गोद में दिया था। अजीम ने जो बात बनाई थी सबने मान ली थी, लेकिन सदफ को उसकी आंखों के रब ने बेचैन किया था। रात को वो उसे सुला रही थी जब अजीम उनके पास आया था। अजीम, एक बात पूछूं, सच बताना। सदफ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। अजीम, ये रुमैसा का बेटा है ना? अजीम ने चौंकते माँ को देखा था। बताओ बेटा। सदफ ने उसे खामोश देख फिर पूछा। अजीम ने सर को असबात में हिलाया था। वो खुद कैसी है? सदफ को लगा था अजीम मिला भी होगा। पता नहीं मॉम, वो मिली नहीं। उसकी मामा ने कहा आइंदा राब्ता ना करना। अजीम माँ के गले लग के रोने लगा था। मॉम, आप बताना किसी को घर में, वरना महरीन और बाबा इसे घर से निकाल देंगे। सदफ की भी आंखें छलक गई थी। बहुत जुल्म हो गया उसके साथ हमसे। अजीम, उसका नाम अशर रखा था। रुमैसा होश में आई तो उसने आसपास देखा था। वहाँ कुछ भी नहीं था। वो अपने रूम में थी। राइमा उसे घर ले आई थी। वो नहीं चाहती थी हॉस्पिटल में तमाशा लगे। राइमा सूप लेके आई। मामा मामा, रुमैसा ने आसपास देखा था। मामा, मेरा बच्चा। रुमैसा, ये सूप पियो। राइमा ने बात बदली थी। मामा, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? मेरा बेबी कहाँ है मामा? बेटा हुआ था के लफ्ज़ पे राइमा अटकी थी और रुमैसा की सांस उखड़ी थी। था, रुमैसा ने अनजान आंखों से देखा। वो मैं लिए बैठी थी उसके के अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। बाबा, अशर भाई क्यों जाना चाहते हैं? पहले तो वो बाहर के नाम से भी चिढ़ते थे और वो भी लंदन, और ये भी नहीं पता कब आना। सुंबल अजीम से फ़ोन पे बात कर रही थी। निशा पास बैठी सुंबल की शॉपिंग देख रही थी, जो थोड़ी देर पहले वो और एहतशाम करके आए थे। निशा वहाँ से उठाई थी। निशा, तुम चलोगी मेरे साथ? अशर भाई लंदन जा रहे हैं, मैं उनको मिलने जाना। कल मैंने रात के खाने के बाद सुंबल निशा के पास पूछने आई थी, लेकिन भाभी मैं क्या करूँगी जाके? निशा ने बहाना बनाया था। करना कुछ नहीं, बस अपनी तैयारी कर लेना, हम कल जाएंगे। सुंबल ने मुस्कुराकर उसे कहा और निशा सोच में पड़ गई थी। अशर भाई, कहीं आलिया आपी की याद तो नहीं आ रही जो अचानक ही तैयारी कर ली? सुंबल ने आते ही अशर को छेड़ा था और निशा को झटका लगा था। वो ऐसे ही उसके बारे में सोच रही थी, लेकिन वो तो किसी और को पसंद करता था। निशा का दिल उचाट हुआ था। वो बेदिली से वापस आई थी। सुंबल ने निशा की खामोशी को महसूस किया था और उससे पूछा भी था, लेकिन निशा ने हर बार बात टाल दी थी। फरी और आहत की शादी हो चुकी थी। वो दोनों साथ में खुश थे। अब निशा के लिए बहुत से रिश्ते देखे थे। निशा ने हर रिश्ते को इनकार किया था। वो बीमार रहने लगी थी जब एक दिन सुंबल से सुना कि अशर वापस आ रहा है। उसे गए 4 साल हो गए थे और सुंबल के 2 बेटे हो गए थे। उसकी खबर सुनकर निशा को कुछ सुकून मिला था। सुंबल भी उसकी हालत समझ चुकी थी कि वो 4 साल क्यों रिश्तों को मना करती रही थी। अशर के आने के बाद सुंबल ने अजीम से निशा और अशर के रिश्ते की बात की थी और अजीम मान गए थे, जबकि अशर शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन अजीम ने उसे मना लिया था। अशर और निशा की शादी हुई तो रुमैसा को भी शादी में आना पड़ा और उसने इसी बहाने अपने बेटे को दुल्हा बना देख लिया था, जो दिल में उसके अच्छे नसीब की दुआएं मांग रही थी। वलीमे पे सब गए थे। रुमैसा भी अजीम के घर आई थी। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर निशा के कमरे में उसका हैंडबैग उठाने आई, अशर वॉशरूम से निकला था। वो उसके सामने नहीं टिक सकती थी। रुमैसा दूर दूर से उसे देखती थी। वो जाने को मुड़ी थी जब अशर ने रुमैसा को तरसते हुए दिल को ठंडक पहुंचाई थी। मामा, अशर ने बहुत मानूसियत से उसको पुकारा था। रुमैसा के दिल को कैसा करार मिला था वो सोच भी नहीं सकती थी। रुमैसा एकदम मुड़ी थी। अशर मेरा बेटा। रुमैसा की आंखें नम हुई थी और उसे अपने गले से लगाया था। एक माँ के तड़पते कलेजे को ठंड मिली थी।
अशर अजीम अशर को पुकारता आया था। आ जाओ बेटा, सब वेट कर। अजीम सामने का मंजर देख चौंका था। माँ और बेटा पहली बार मिल रहे थे, आंसुओं से तर चेहरे। बाबा, इस दिन मैंने आप दोनों की बातें सुननी थी, बस थोड़ा वक्त देना चाहता था आपको, जो यहाँ रह के मुमकिन नहीं था, इसलिए लंदन चला गया। रुमैसा को सुकून मिल गया था, वो सब कुछ जो उसने खोया था। अशर के एक लफ्ज़ ने उसे नई जिंदगी दी थी और वो तीनों सुकून वाली मुस्कुराहट के साथ नीचे आए थे। अशर आज भी तहज्जुद के बाद छत पे आया था। उसे अपने रब से बहुत सी बातें करनी थी। जब निशा उसे कमरे में ना पाकर छत पे आई, निशा उसके अकब में आके बैठ गई थी। अशर, आप कमरे में नमाज क्यों नहीं पढ़ते? निशा ने उसके कंधे पे सर टिका के पूछा था। तुम पहले बताओ, तुमने 4 साल सब रिश्तों से इनकार क्यों किया? मुझे सुंबल ने बताया था। निशा ने एकदम चौंकी थी, फिर सुकून से जवाब देते हुए बोली, क्योंकि आप मेरी किस्मत में लिखे थे। ये किस्मतों का बोझ भी कितना अजीब होता है ना, इंसान सारी ज़िंदगी इस बोझ के नीचे ही गुजार देता है। अशर खला में घुर रहा था। अल्लाह पाक ने इंसान का एक काम करके उसे एक काम के पीछे लगा दिया, किस्मत लिख दी और बंदों को कहा कि अगर कुछ सही ना लगे तो दुआ मांगे, रोएं, मेरे आगे लगन से दुआ मांगे, मैं उसकी किस्मत बदल दूंगा। निशा ने अशर की बात का जवाब दिया था और फिर अशर फजर की नमाज पढ़ने खड़ा हुआ था और निशा इस हैंडसम बंदे को, जिस पे लड़कियां मरती थीं, वो किसी की तरफ देखता तक नहीं था, बहुत गौर से देख रही थी। वो जब भी नमाज पढ़ता वो ऐसे ही गौर से देखती थी, क्योंकि उसे मर्द नमाज पढ़ते हुए बहुत अच्छे लगते थे।